सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 27 जनवरी का। ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर लिया है और उस पर आपको सारी की सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो इस सेशन की पीडीएफ या पुराने सेशन की पीडीएफ जो है वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो अब कंटेंट की ओर चलते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में से मैंने 7 न्यूज़ को पिक किया है, जिसमें मुझे लगता है कि जो पहली 3 न्यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी न्यूज़ थोड़ी हल्की है, मतलब इतना ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन पहली 3 न्यूज़ मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखो, आरबीआई में होते हैं 3 फेजेस। ठीक है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रीलिम्स रहता है, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा तो फिर मेंस का क्या मतलब। लेकिन अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस में सब लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि वो अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं लिख पाते सही तरीके से। ठीक है। तो मैं तो अभी यही सजेस्ट करूँगा आप सबको कि आपको अभी से ही, मतलब आज से ही डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। चाहे कि आप एक ही आंसर लिखो, है ना, पूरे दिन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लगभग 170 वर्ड्स लिख लो, है ना, एटलीस्ट इससे स्टार्ट करो। तो अगर 170 वर्ड्स आप लिख पा रहे हो और एक अच्छा कंटेंट प्रेजेंट कर पा रहे हो, वो भी ऑर्गेनाइज मैनर में, अपनी खुद की लैंग्वेज में, है ना, कोई सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश नहीं लिखनी है उसमें। ठीक है। अपनी खुद की लैंग्वेज में चीज़ों को बता पा रहे हो, जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर पा रहे हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अभी से ही वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सडनली ये चीज़ नहीं आएगी, है ना। और मेंस में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेती है, एक साथ नहीं आती है आपके पास, है ना। आंसर राइटिंग हलवा नहीं है इनडायरेक्टली। तो आपको आज से ये प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी कि आपको एक आंसर एटलीस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है। और कंटेंट ही इन्हीं कंटेंट को यूज़ करना है ना, इन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ करना है आपको, है ना। इन्हीं ये क्वेश्चन यूज़ करो और इस पे आंसर लिखो, है ना। आपने आज पढ़ा, कुछ भी लिख दो, है ना, मतलब कोई पहला टॉपिक ही पढ़ा ना, ये ड्राफ्ट मिनरल ऑक्शन वाला, तो इस पे ही आंसर लिख दो। ठीक है। तो ऐसे करके आप अगर करोगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी बाद में, जब आपका असली में पेपर आएगा, और तब इतनी पैनिक क्रिएट नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपकी आंसर्स राइटिंग स्ट्रांग है। बाकी हम प्रीलिम्स पे भी एक बार फोकस करेंगे कुछ टाइम के बाद। ठीक है। तो अब सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये 7 न्यूज़ हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है, ड्राफ्ट मिनरल ऑक्शन सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2026, फास्ट ट्रैकिंग माइनिंग थ्रू रेगुलेटरी डीकपलिंग। तो यहाँ पर क्या है, कुछ रेगुलेटरी डीकपलिंग करने वाले हैं और अपनी जो माइनिंग प्रोडक्शन है उसको एक्सकलेट करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट का क्या गोल है कि वो एक्सकलेट करना चाहता है मिनरल प्रोडक्शन को। तो करंटली जो ऑपरेशनलाइजेशन है माइंस का, वो बहुत ज़्यादा डिले होता है, क्योंकि रेगुलेटरी बॉटलनेक क्रिएट हो जाता है। मतलब रेगुलेटरी नॉर्म्स की वजह से ही ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और उसमें भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ या फॉरेस्ट क्लियरेंस आती हैं बहुत ज़्यादा, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट का एम ही यहाँ पर ये है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को, कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स को डिकपल कर दिया जाए, और जो ईजी पार्ट है उस माइनिंग ब्लॉक का उसे पहले परफॉर्म किया जाए, और जो डिफ़िकल्ट पार्ट है उसको बाद में परफॉर्म किया जाए, एक बार हमारी प्रोडक्शन एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो हम डायरेक्ट वो चलते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे करने वाले हैं। तो पार्शियल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस माइनिंग लीज। तो यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक माइनिंग ब्लॉक को दो चीज़ों में डिवाइड किया है, एक तो फॉरेस्ट एरिया हो गया और एक नॉन फॉरेस्ट सेक्शन हो गया। ठीक है। तो इसमें स्पीड अप कैसे करने वाले हैं, जो भी नॉन फॉरेस्ट एरिया है ना, तो क्योंकि वहाँ पर कोई हैवी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई कोई पर्टिकुलर नॉर्म्स को फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है ना स्टार्टिंग में। तो और कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी नहीं आने वाला उस चीज़ को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। और जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मली ये जो फॉरेस्ट वाली पार्ट आ जाता है अगर किसी माइनिंग ब्लॉक के अंदर या एरिया के अंदर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ती है, आप कहाँ कितनी माइनिंग करने वाले हो और कितना एरिया पे माइनिंग करोगे फॉरेस्ट के, है ना। उससे फॉरेस्ट को डैमेज क्या कितना होगा, अगर फॉरेस्ट को होगा तो आप उसको वापस कैसे करोगे, है ना। मतलब डिफॉरेस्टेशन आपने किया तो उसको अफॉरेस्टेशन कैसे करोगे, है ना। तो वो सारी पॉलिसीज़ आपको सबमिट करनी पड़ती हैं, उसकी हैवी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो गवर्नमेंट चाहती है आपका जो भी नॉन फॉरेस्ट वाला पार्ट है आप उस पे पहले से स्टार्ट कर दो, और पैरेलली
जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उस पर डॉक्यूमेंटेशन चलती रहेगी। तो यहाँ पर इस पार्ट एक माइनिंग ब्लॉक को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करने का सोचा है, ठीक है, ऐसे करके। तो जो हिस्टोरिकली प्रॉब्लम आती थी, जो माइनिंग ब्लॉक्स थे उस पर्टिकुलर माइनिंग ब्लॉक्स के अंदर कुछ पैच होते थे फॉरेस्ट लैंड के, तो माइनर्स कुड नॉट बिगिन द ऑपरेशन एनीवेयर, कहीं भी नहीं कर पाते थे पहले तो, है ना। पूरे माइनिंग ब्लॉक में अगर यहाँ पर भी जरा सा आ गया ना फॉरेस्ट, इस जगह भी आ गया, तो अब आपको पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो वो बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है ना। दिस ऑफन स्टॉल्ड द एंटायर प्रोजेक्ट फॉर ईयर्स, है ना, बहुत सालों तक रुका हुआ रहता है हमारा प्रोडक्शन भी माइनिंग का, है ना। तो गवर्नमेंट अब इस चीज़ को थोड़ा आसान करना चाहती है। तो अगर मान लो इतने पार्ट में ये पूरा माइनिंग ब्लॉक है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट है, तो आप जो भी ये पर्टिकुलर एरिया है ना, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, इस पर तो एटलीस्ट माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो ना। तो यही वो करना चाहती है। द प्रपोज सॉल्यूशन इज अ न्यू रूल प्रपोज अलाउइंग द स्टेट गवर्नमेंट और द विनिंग बिडर, जो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को जीता हुआ है, वो टू साइन अ लीज, वो एक लीज साइन करे ओनली फॉर द नॉन फॉरेस्ट एरिया फर्स्ट, ठीक है। पहले नॉन फॉरेस्ट एरिया का लीज साइन करे और उस पर अपनी माइनिंग स्टार्ट कर दे, उस पर अपनी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, तो हमारे पास एक माइनिंग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इससे क्या है, माइनिंग इमीडिएटली बिगिन की जा सकती है गुड टू गो वाले पार्ट्स में, ठीक है, जिसमें फॉरेस्ट नहीं आता है। वाइल द पेपर वर्क फॉर द फॉरेस्ट एरिया इज बीइंग प्रोसेस्ड, तो साइमल्टेनियसली या पैरेलली फॉरेस्ट एरिया भी चलता रहेगा, फॉरेस्ट एरिया का पेपर वर्क भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये इसको ईजी करना चाहते हैं। तो 2 पार्ट में हमारा एग्रीमेंट होगा। माइनिंग डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट क्या बोलता है कि उसको 2 स्टेज में साइन किया जाएगा। पहली स्टेज में जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है उसको साइन किया जाएगा और वहाँ पर इमीडिएटली वर्क स्टार्ट करने की परमिशन होगी। लेकिन स्टेज 2 में क्या है, साइन करेंगे सब्सिक्वेंट फॉर एंटायर ब्लॉक। आप फॉरेस्ट एरिया प्लस नॉन फॉरेस्ट एरिया दोनों को करेंगे वंस द फॉरेस्ट क्लियरेंस आर ऑब्टेन, ठीक है, जब ये ऑब्टेन हो जाएगा। तो ऐसे करके 2 उसमें करेंगे। अभी कैसे पैसा देना है इन लोगों को, जो विनिंग बिडर्स हैं वो कैसा पैसा देंगे जब ये लीज साइन होगी, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। स्ट्रिक्ट कंडीशन दी गई है फॉर दिस एग्जाम्पशन, ये एग्जाम्पशन दिया जा रहा है ना, तो इस पर कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन भी है कि कोई लोग इसका मिसयूज ना करें, और है ना, और इस इनडायरेक्टली इसका मेन मकसद तो प्रोटेक्ट, जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसको प्रोटेक्ट करना है ना। तो दिस प्रोविजन, ये प्रोविजन है कुछ स्पेसिफिक गार्ड रेल्स के साथ आता है, ऐसे नहीं आएगा ना। तो इन्होंने क्या बोला है, जो माइन है ना, जो माइनिंग ब्लॉक है, जो आपका फॉरेस्ट है वो एज पे ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वाले एग्जाम्पशन पे काम करना है, सिर्फ 2 पर्टिकुलर स्टेजेस के अंदर साइनिंग करनी है, तो वो जो पर्टिकुलर ब्लॉक है या पर्टिकुलर एरिया है फॉरेस्ट का, वो जो है ना एज पे होना चाहिए। अगर वो कहीं सेंटर पे है ना, तो आप ये एग्जाम्पशन नहीं कर सकते। अब आपको पूरा का पूरा क्लियरेंस लेना पड़ेगा फॉरेस्ट का, तभी आप माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इन्हें बोला था द फॉरेस्ट पोर्शन मस्ट बी लोकेटेड एट द एज ऑफ द ब्लॉक, नॉट इन द सेंटर, ठीक है। क्वांटिटी कैप, द एस्टिमेट मिनरल क्वांटिटी इन द एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर आप माइनिंग करने वाले हो, वहाँ पर जो एस्टिमेटेड मिनरल क्वांटिटी है ना, वो 20% ऑफ द टोटल रिसोर्स से, मतलब उससे भी कम होनी चाहिए। आप जितना भी टोटल आपका रिसोर्स है इस पूरे माइनिंग ब्लॉक में आप करने वाले हो, फॉरेस्ट के अंदर 20% से लेस ही करोगे आप। तो इनडायरेक्टली ये जो पर्टिकुलर 20% लगाया ना इन्होंने, ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए ही लगाया। अगर मान लो कि फॉरेस्ट वाले पार्ट में ही सारी प्रोटेक्शन कर लेंगे तो पूरा फॉरेस्ट ही ख़राब कर देंगे लोग, है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने 20 वाला कैप लगा दिया कि 20 से कम ही होना चाहिए आपके टोटल रिसोर्स का, ठीक है, पूरे का पूरा, ठीक है। इफ़ द फॉरेस्ट होल्ड द मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी ऑफ द मिनरल होल्ड करता है तो आप फास्ट ट्रैक प्रोसेस नहीं कर सकते। अब आपको नॉर्मल वाली जो प्रोसेस है, जिसमें आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस पहले लेना है, वहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर हम करने वाले हैं, कितना फॉरेस्ट डैमेज होगा, कितना एफॉरेस्टेशन हम करेंगे, ये सब चीज़ आपको पूरी फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप फास्ट ट्रैक ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, देखो इसमें जो है ना एरिया रिडक्शन तो किया है इन्होंने, है ना, यहाँ पर आपको 2 स्टेजेस में काम तो करना पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बिडर्स हैं ये सिर्फ जितने जितने एरिया में काम कर रहे हैं उतने एरिया का ही पैसा देंगे गवर्नमेंट को, नहीं, पूरा अपफ्रंट कॉस्ट देना पड़ेगा, अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा पूरे ब्लॉक का, एंटायर ब्लॉक का फुल अमाउंट करना पड़ेगा जब भी आप उस पर्टिकुलर माइनिंग को लीज पे ले रहे हो फॉर द होल ब्लॉक इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि आधा आधा कर लो, है ना, कि जितने पे हम काम करेंगे उतना पैसा भी गवर्नमेंट को देंगे, नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी सिक्योर होना चाहिए, गवर्नमेंट भी अपने रेवेन्यू को सिक्योर करना चाहती है यहाँ पर, है। इवन इफ द फॉरेस्ट पार्ट, अगर फ्यूचर में फॉरेस्ट पार्ट या तो डिले हो जाए या अबेंडन कर दिया जाए पर्टिकुलर प्रोसेस से, तो तब भी इनको पूरा का पूरा अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल, तो एक पोर्टल क्रिएट करेंगे। मिनिस्ट्री ये प्लान कर रही है कि वो एक सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जो कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, ठीक है। जो एक लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं, वो
एकदम इशू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जो लेटर ऑफ इंटेंट होता है वो एक मैनुअल प्रोसेस है अभी और स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे ही बिडर ने, जैसे ही जो विनिंग बिडर है उसने पेमेंट किया, जैसे ही उस माइनिंग ब्लॉक को खरीदने वाला पेमेंट किया, लीज पे लेने वाला पेमेंट किया, उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर सिस्टम से LOI लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो जाएगा या ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगा। सेंट्रलाइज प्रोसीजर, तो एक पोर्टल सेटअप किया जाएगा सेंटर से इन कंसल्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें हैंड टू हैंड रहेगी, क्योंकि क्या बोलते हैं, ग्रास रूट प्रोसेस पे तो स्टेट गवर्नमेंट को ही मैनेज करना है ना सब कुछ, टू हैंडल द प्रोसीजर अंडर द मिनरल ऑक्शन रूल, ठीक है। रिड्यूसिंग द ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन एंड इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, तो ये दोनों ही एक दूसरे के कंसल्ट में रहेंगी और पूरा का जो प्रोसेस है वो डिजिटलाइज भी होगा। तो एक माइनर को, जो बिडर है उसको भी आसानी होगी, उसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, हमारे लिए भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और सेंटर के लिए भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ठीक है। और ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन जो है वो कम रहेगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं, टाइटर टाइमलाइंस एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, है ना। हाँ ये चीज़, हाँ ये चीज़ मैं आपको पहले से ही पढ़ा दिया था। लास्ट बार मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। द गवर्नमेंट इज़ मूविंग टूवर्ड्स यूज़ इट और लूज़ इट। तो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर में हमने मेरे ख्याल से 14 वाला जो किया था ना, उसमें ये वाला बताया था कि यूज़ इट और लूज़ इट वाली पॉलिसी अब अपना रहे हैं। इसमें क्या होता है, जब भी एक बिडर जो है, एक माइनिंग ब्लॉक को विन कर लेता है, तो उसके पास एक ब्लॉक आ गया, तो अब उसके पास आने फ्यूचर में सिर्फ 2 ईयर्स ही रहते हैं जिसके अंदर उसको बिडिंग, मतलब उसको प्रोडक्शन स्टार्ट करनी होती है इस माइनिंग ब्लॉक के अंदर। अगर वो 2 महीने में, 2 साल के अंदर नहीं करता है, तो बिडर को वो पर्टिकुलर माइनिंग ब्लॉक लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो किसी और के पास चला जाएगा अगर वो नहीं करता है। नॉर्मली पहले क्या होता था, एक बिडर ने माइनिंग ब्लॉक जीता, उसे 2 साल मिले, ठीक है। 2 साल में उसने काम नहीं किया या प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना 1 साल का एक्सटेंशन दे देती थी कि तुम 1 साल और ले लो और अब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, अब प्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इन्होंने, अब सेंटर ने बोला कि नहीं, अभी स्टेट गवर्नमेंट से ये पावर ले ली जाएगी कि वो 1 ईयर के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 2 ईयर के अंदर का करो, या तो प्रोडक्शन स्टार्ट करो, नहीं तो उसको छोड़ दो, लूज़ कर दो उसको, उस पर्टिकुलर ब्लॉक को। तो उन्होंने ये बोला, ये मैं आपको बता चुका था, है ना। तो ये अप्रोच आजमाई या ली टू डिस्करेज द स्क्वेटिंग ऑन द मिनरल रिसोर्सेज। तो ये लोग जो ना कमोडिटी प्राइस का ऊपर नीचे होने का भी बहुत वेट करते हैं, है ना, कि बढ़ेगा तो हम बेचना स्टार्ट कर देंगे, तो अपने पास होल्ड करके भी रखते हैं बहुत टाइम तक, है ना, कि इसका प्राइस बढ़ने दो फिर हम इसको बेच देंगे, ऐसे करके भी ये करते हैं। तो इससे क्या है, फास्टर एग्जीक्यूशन भी होगा। इसके अलावा एक तो ये 2 साल 3 साल वाला जो टोटल था उसको 2 साल में कन्वर्ट किया गया और यूज इट और लूज इट वाली पॉलिसी अपनाई गई। दूसरा क्या था, पहले क्या था कि बहुत कम एरिया ही मिलता था, 5 से 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया मिलता था जहाँ पर आप माइनिंग कर सकते थे, रियल माइनिंग कर सकते थे, ठीक है। एक बिडर माइनिंग कर सकता था, लेकिन इतने एरिया में जो ना, जो जाइंट्स होते हैं, जो बिग कंपनीज़ होती हैं, जो जो अपनी मशीनरी, फॉरेन कंपनीज़ मान लो, फॉरेन कंपनीज़ होती हैं जो अपनी बड़ी बड़ी मशीनरीज इंडिया के अंदर लाती हैं, फिर उससे प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं, है ना। तो उनके लिए इतना एरिया जो ना काफ़ी नहीं रहता, क्योंकि उनके लिए वो एडवांटेजेस नहीं रहेगा या प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट जो ये एरिया है ना, इस पे जो लिमिट थी, ये जो 5 से 10 किलोमीटर तक ही कर सकते हो उसमें, है ना, वो जो लिमिट थी इसको ख़त्म कर दिया। तो सारी प्रोडक्शन एरिया लिमिट ख़त्म कर दी, और एक्सप्लोरेशन एरिया लिमिट थी उसको भी ख़त्म कर दिया। तो जितने भी चीज़ें थी, जितना भी एरिया वाइज आप प्रोडक्शन कर सकते थे, वो भी ख़त्म कर दिया, जिससे बड़े बड़े जो जाइंट हैं, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, वो भी आके अपना पैसा यहाँ लगाएं और वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, है ना। तो इससे क्या फास्टर एग्जीक्यूशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर लीगल टाइम को बहुत रिड्यूस किया गया है, जो लीगल प्रोसेस में टाइम लगता है बिटवीन द इशुएंस ऑफ द लेटर ऑफ इंटेंट एंड द फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ द माइनिंग लीज, ठीक है। और प्रोडक्शन डेडलाइन भी, तो एज रिपोर्टेड बाय दिस इकोनॉमिक टाइम्स कि लीज में बी कैंसल्ड इफ द माइनर फेल टू स्टार्ट, वही यूज इट और लूज इट वाली बात बोल दी है यहाँ पर। 2 साल के अंदर नहीं किया तो अब 1 साल का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। रिमूविंग एरिया कर्व, जो मैंने आपको अभी बताया कि सेंटर ने जो है ना, जो एरिया वाला या साइज ऑफ द ब्लॉक है उसको रिमूव कर दिया, उस पर जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको खत्म कर दिया। आ सिंगल एंटिटी कैन बिड फॉर टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड अट्रैक्ट मोर पार्टिसिपेंट, ठीक है, बड़े बड़े लोग भी आ पाए, ठीक है। तो यही सेम चीज़ है यहाँ पर। स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, उनको क्या क्या पर्टिकुलर बेनिफिट मिल रहा है। अगर मैं माइनिंग कंपनी हूँ तो मेरे लिए फास्टर कैश फ्लो हो जाएगा और फास्टर प्रोडक्शन में स्टार्ट कर पाऊंगा, है ना, मतलब मेरे को जल्दी से सामान मिल जाएगा, मतलब एक ब्लॉक मिल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए
उनको रॉयल्टी मिल जाएगी बहुत आसानी से, उनके एक पर्टिकुलर रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, इकोनॉमी में बूस्ट आएगा हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा, पहले हमें जो है ना जैसे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, आयरन और बॉक्साइट, और आयरन और हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये जो है ना पहले इंपोर्ट करना पड़ता था क्योंकि हमारे पास नहीं है इतना, तो हमें इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय करना होता था। अगर इन कंपनीज़ को जल्दी मिल जाएगा, फास्टर अप्रूवल्स मिल जाएंगे और फास्टर वो नॉन फॉरेस्ट एरिया पे काम कर पाएंगे, तो इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा उससे और इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी इससे, है ना। तो हमारे लिए फ़ायदा है, हमें और कंट्रीज़ पे रिलाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एनवायरमेंटल रिस्क है, अभी जो है ना जो फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोसेस है उसमें ये जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनको ये देखेंगे इस पर्टिकुलर रूल को कि 20% रूल जो है वो क्या असलियत में प्रोसेस को लिमिट कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब फॉरेस्ट के जो क्लियरेंस करने वाले हैं या फॉरेस्ट को जो परेशानी होगी उससे हम जो जितना डिफॉरेस्टेशन करेंगे, क्या वो जो 20% वाली लिमिट है वो फ़ायदा कर रही है या लिमिट कर रही है प्रोसेस को, तो वो भी इस चीज़ को देखेंगे। तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं और प्रोसेस भी आ सकती हैं इसमें फ्यूचर में, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें आगे क्या आता है ना, फिर उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे सेशन के अंदर कि SBI फाइनेंशियल ईयर 27 का आउटलुक क्या है। SBI ने भी अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, उसके अंदर SBI क्या बोल रहा है हमारे फाइनेंशियल ईयर 27 के आउटलुक को। वहाँ की उस SBI के अकॉर्डिंग हमारा ग्रोथ असम्पशंस क्या है, फिजिकल मैथ क्या है, ठीक है, और पॉलिसी ट्रेड ऑफ्स क्या है। द बिग नंबर्स, सबसे पहले बिग नंबर्स की बात करते हैं जिसमें आता है GDPs और डेफिसिट्स, फिजिकल डेफिसिट आता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है एक फंडामेंटल अजम्पशन प्रोवाइड करती है लाइकली टू अंडरपिन द अपकमिंग यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। तो हमारा अगला ईयर कैसा होने वाला है और उसका यूनियन बजट जो है वो कैसे ड्राइव होने वाला है या लगभग कैसा दिखेगा, क्या मिररिंग होगी, वो चीज़ भी इसके अंदर बताई जा रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक होता है हमारे लिए उसको बोलते हैं मनी मैट्रिक, इसको बोलते हैं मनी मैट्रिक। ये एक मनी मैट्रिक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉमिनल GDP ग्रोथ, ठीक है। तो एसबीआई ये बोल रहा है कि हमारे आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर 27 का यूनियन बजट है उसमें कुछ जो फंडामेंटल अजम्पशन है वो ये सोच के चल रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 10.5 से 11% तक ही रहेगा हमारा GDP ग्रोथ। तो GDP ग्रोथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों टाइप की GDP ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो नॉमिनल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और रियल इंपॉर्टेंट है। तो एक बार नीचे आके ये देख लेते हैं कि नॉमिनल और रियल में क्या अंतर है। मैंने कल के वाले सेशन में भी बताया था, मैं सेम एग्जांपल लूँगा पर उसको थोड़ा और इलेबोरेट करूँगा। इसके अंदर एक GDP डिफ्लेटर होता है, उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, हमने लास्ट वाले में नहीं किया था, ठीक है। तो एक बहुत आसान, एक पहले मैं आपको बता दूँ छोटा छोटा कि क्या होता है, रियल GDP क्या होती है, ठीक है, और नॉमिनल GDP क्या होती है। देखो, रियल GDP जो है ना वॉल्यूम के बारे में बात करती है कि कितना वॉल्यूम ऑफ गुड प्रोड्यूस हुआ, वॉल्यूम ऑफ गुड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ। नॉमिनल GDP दूसरी ओर क्या बात कर रही है, नॉमिनल GDP बोलती है ये तो गुड, ये आपने वॉल्यूम देख लिया कि कितना वॉल्यूम जो है गुड्स का प्रोड्यूस हुआ। अभी नॉमिनल GDP देखेगी कि वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस और ये कहाँ का सिनेरियो होगा, टुडे का सिनेरियो होगा, आज का सिनेरियो होगा, ठीक है। तो नॉमिनल GDP ये देखेगी कितना वैल्यू है अभी अभी उस पर्टिकुलर गुड का जो आपने प्रोड्यूस किया है, और रियल GDP ये देखेगी कि वॉल्यूम क्या है उसका, हम कितनी रफ्तार से कर रहे हैं, हमारी क्या फैक्ट्रीज इतनी एक्सपेंडेबल हैं या इतनी एक्सपेंडेड है कि हम इतना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर पा रहे हैं। तो वही तो बताएगा रियल GDP। तो रियल GDP ऐसे करके बताते हैं और नॉमिनल GDP ऐसे करके बताते हैं, ठीक है। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि आपने ये देखा होगा कि RBI बोलता है कि हमारी 7.3% से बढ़ेगी GDP, है ना। तो वो कौन सी GDP की बात कर रहा होता है, वो असल में रियल GDP की बात कर रहा होता है, ठीक है। दूसरी ओर आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी GDP जो है ना 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स की है अभी। तो तो वो कौन सी GDP है, वो नॉमिनल GDP है। तो जब भी आप ये 7.3 रेट देखो कहीं भी और बोले कि 7.3 से हमारी GDP बढ़ रही है, बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ ये है, तो वो हमारी रियल GDP की बात हो रही होती है। दूसरी ओर अगर 4.18 ट्रिलियन डॉलर की GDP बोल रहे होते हैं तो वो करंट प्राइस पे होती है, आज के दिन पे होती है ना, आज के दिन पे। तो इसलिए क्योंकि टुडे की बात हो रही है तो वो नॉमिनल GDP होती है। तो आपको ये दो बातें समझ आ गई होंगी क्या मतलब है, ठीक है। तो हमने देखा कि GDP, नॉमिनल GDP में आज की बात हो रही है। तो अगर आज की बात हो रही है तो क्या इसमें इन्फ्लेशन को काउंट किया गया होगा, हाँ, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहता है, इसके अंदर इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, नॉमिनल GDP में होता है। और रियल GDP क्या होती है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, ठीक है।
तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो नॉमिनल जीडीपी है, इसका मतलब बोल सकता हूँ जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या, मेरी रियल जीडीपी प्लस रियल जीडीपी की ग्रोथ प्लस, ये प्लस मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है, अभी प्लस इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया था, इन्फ्लेशन एक जीडीपी डिफ्लेटर भी होता है, ठीक है। ये एक इंडेक्स है, बताऊंगा मैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा होगा, रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। तो बस यही चीज़ है, ठीक है। यही यही बहुत नॉर्मल अंतर है एक रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। तो मैं अभी ये भी डिस्कस करेंगे कि नॉमिनल जीडीपी कहाँ यूज़ होती है और क्यों भाई, क्यों फाइनेंशियल बजट के अंदर हमारा जो अभी यूनियन बजट जो आने वाला है उसमें नॉमिनल जीडीपी को क्यों देखा जा रहा है और रियल जीडीपी को क्यों देखा जा रहा है और अलग अलग क्यों डिस्कस किया जा रहा है। तो ये भी तो पता होना चाहिए कि क्यों अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, है ना, सेम चीज़ क्यों नहीं बोल देते। तो वो भी हम देखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ अभी, है ना। तो एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि बेस ईयर सिनेरियो, ठीक है, बेस ईयर जिसको बोल रहा हूँ ईयर 1, ठीक है। ईयर 1 में जो एप्पल थे, कल का ही एग्जाम्पल लूँगा, एप्पल थे वो प्रोड्यूस हुए 100, ठीक है, 100 एप्पल प्रोड्यूस हुए। एक एप्पल का प्राइस था ₹10 पर एप्पल, ठीक है, पर एप्पल। तो मुझे बताओ कि नॉर्मल जीडीपी क्या हुई। नॉर्मल फॉर्मूले से अगर हम नॉर्मल जीडीपी निकालेंगे तो टुडे का प्राइस ₹10 और टोटल वॉल्यूम, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है, तो प्राइस आ गया 1000, ठीक है। दूसरी ओर अगर रियल जीडीपी निकाली जाए तो उसका भी सेम है, क्योंकि बेस ईयर सेम है, बेस ईयर के प्राइस पे डिपेंड करता है। तो बेस ईयर का प्राइस क्या है, क्योंकि बेस ईयर है तो ₹10 ही होगा। टोटल प्रोडक्शन हमारी इतनी थी तो ये आ गया 100, 1000, ठीक है। अभी दूसरी ओर अब हम जाते हैं ईयर 2 के अंदर, ठीक है। अब आ गया ईयर 2, अब आ गया ईयर 2 में क्या हुआ, प्रोडक्शन तो सेम ही रही, एप्पल कितने थे, एप्पल 100 ही रहे, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन की मार हुई और इन्फ्लेशन की वजह से ₹12 हो गया हमारा पर एप्पल का प्राइस। तो अब कोई मुझे नॉमिनल जीडीपी बताएगा तो वो बोलेगा नॉमिनल जीडीपी जो है वो हुई है ₹12, क्योंकि करंट प्राइस देखना है इंटू 100 मेरी टोटल वॉल्यूम है तो ₹1200, ठीक है। और अगर कोई मुझसे रियल जीडीपी पूछेगा तो मुझे ये बेस ईयर का प्राइस देखना पड़ेगा 10। बेस ईयर कितना, बेस ईयर देखो पीछे है ना, बेस ईयर, ये बेस ईयर था, इसका प्राइस 10। और टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ी ही नहीं, प्रोडक्शन तो उतनी ही रही, तो ये तो वैल्यू उतनी ही रही। तो जीडीपी जो नॉर्मल जीडीपी थी उसने इन्फ्लेशन को काउंट करके ये बताया कि हाँ आपकी जो जीडीपी है वो बढ़ी, लेकिन किस वजह से बढ़ी, असलियत में बढ़ी तो भाई बढ़ी इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की मार तो हटाओ पहले, फिर असली में देखो कि बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो जैसे ही मैंने इन्फ्लेशन को हटाया तो मुझे दिखा कि अरे तो 1000 ही है, जो पहले भी 1000 ही आ रही थी, तो मतलब बढ़ी नहीं बिल्कुल, क्योंकि बढ़ी नहीं भाई, प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं ज़्यादा। जितना प्रोडक्शन पहले कंपनी कर रही थी उतना ही अभी कर रही है। 100 एप्पल अभी बन रहे थे, 100 एप्पल बाद अभी बन रहे थे, 100 एप्पल तभी बन रहे थे। तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ नहीं हुआ ना, इसका मतलब कंपनी एक्सपेंड नहीं हुई, जॉब्स क्रिएट नहीं हुई, कुछ और हुआ ही नहीं इकोनॉमी के अंदर हैंड चेंज ही नहीं हुआ, मनी का हैंड ज़्यादा चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ों को भी ऐसे करके देख लेते हैं। अभी अभी बताऊँ क्या, पहले बाद में बताऊँ, ठीक है, बाद में बताते हैं वो जीडीपी, ठीक है। ये एग्जांपल को याद रखना, ठीक है, मैं दोबारा लूँगा ये एग्जांपल, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ याद रखना, ठीक है। ये 1200 और 1000 ईयर 2 के अंदर, और ईयर 1 जो बेस ईयर था ये 1000 और 1000, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया कि नॉमिनल जीडीपी होती क्या है, ठीक है। एसबीआई बोल रहा है कि 10.5% और 11% के अराउंड वह होगी, है ना, बढ़ेगी, ठीक है उससे। तो व्हाट इट एक्चुअली मीन, जो जीडीपी होती है वो एक्चुअली वैल्यू मेजर करती है ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज करंट प्राइस पे विदाउट एडजस्टिंग फॉर द इन्फ्लेशन। एडजस्टिंग नहीं करनी पड़ती इसमें, इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूड होती है, इन्फ्लेशन नॉट एडजस्टेड इनकम, ठीक है। ये बहुत क्रिटिकल है बजट मैथ के लिए, बजट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितना भी सामान जो आज प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर से मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये का आज मटेरियल बना, आज के दिन में करंट डे में बना, इस पर मान लो जीएसटी लग गया, 5%, तो 5 रुपये जो है ये किसकी जेब में जाएगा, ये जाएगा रेवेन्यू में, रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट की जेब में जाएगा 5 रुपये। अगर यही जो मटेरियल था आज इन्फ्लेशन की वजह से या किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से इसके प्राइस 120 हो जाता है, तो क्या जो 5% है ये बढ़ेगा नहीं, क्या बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये जो चीज़ है, ये जो प्राइस मूवमेंट बढ़ा करंट डे पे, और उसकी वजह से जो हमारा नॉमिनल जीडीपी था वो बढ़ गया था। तो अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा
नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारे करंट प्राइस पे वैल्यू जो है किसी भी गुड्स की वो बढ़ेगी। अगर वो बढ़ गई तो क्या उस पे जो टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो वही है, बिकॉज टैक्स रेवेन्यूज आर कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल इनकम, नॉट ऑन द इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम। ठीक है, आज की प्राइस पे रेवेन्यू होता है। तो इसीलिए ही बजट में ये चीज़ देखी जाती है कि भाई क्या हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है यस, तो हमारा इसका मतलब गवर्नमेंट को क्या दिखेगा कि यार इस बार जो है ना रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। पॉसिबिलिटी रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो हम अपने फिस्कल डेफिसिट को कंसोलिडेट कर पाएंगे, तो हमें बोरिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी मार्केट से। अगर हम बोरिंग मार्केट से ज़्यादा नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे मार्केट का मनी। अगर हम मार्केट का मनी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, है ना? यही बात है। तो यही सेम चीज़ को आपको ऐसे ही सोचना है। ठीक है, ड्राइवर क्या है इनडायरेक्टली? ये जो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ ये बता रहा है एसबीआई, वो 10.5 से 11 बता रहा है। वो क्यों बता पा रहा है ना? प्रोजेक्टेड ग्रोथ, नॉर्मली जो ग्रोथ होती है, जो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ होती है ना, बहुत ज़्यादा लिंक करती है, बहुत ज़्यादा अटैच रहती है किससे? हमारे कॉमोडिटी प्राइसेस पे, वो भी इंटरनेशनल के। ठीक है, और वो अगर इंटरनेशनल कॉमोडिटी प्राइस इंक्रीज होता है, और इससे क्या होता है, हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है WPI जो होता है, जो कि मंडी लेवल्स पे या फैक्ट्री लेवल्स पे पैसा होता है, इन्फ्लेशन होता है, उसको मेजर करता है। तो अगर ये कॉमोडिटी प्राइस बढ़ेगा, मान लो कोई इंपोर्टर है, उसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, और उस जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया तो प्राइसेस बहुत हाई थे, तो वो प्राइसेस हमें देगा, वो प्राइसेस जो है मंडी वालों को देगा, है ना? वो सारा का सारा जो हाई प्राइसेस है अब वो मंडी वालों पे जाएगा, फिर मंडी वालों से हम पे आएगा, है ना? तो क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर का कॉमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारा होलसेल इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो भी इन्फ्लेट हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारी जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो करंट प्राइस है, करंट जीडीपी है, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और इवन इफ द एक्चुअल, देखो हमने कुछ प्रोड्यूस किया नहीं किया, है ना, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोड्यूस की वैल्यू तो बढ़ गई आज के ज़माने में। तो अगर वो बढ़ गई तो मॉनेटरी वैल्यू जो है जीडीपी की वो बढ़ गई, इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया। तो क्योंकि डब्ल्यूपीआई बढ़ रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, तो उससे वो ये ड्राइव कर पा रहा है एसबीआई कि हाँ, जो हमारी मॉनेटरी वैल्यू है और जीडीपी वो भी बढ़ सकती है ना। ये ऐसे करके वो ड्राइव कर रहा है, डब्ल्यूपीआई से लिंक कर रहा है। और मैं एक और चीज़ बता दूं, जो डब्ल्यूपीआई है ना, वो डब्ल्यूपीआई जीडीपी इन डिफ्लेटर से बहुत मैच करता है ना। ऑयल प्राइसेस पे, ऑयल प्राइसेस हो गए, स्टील कॉपर प्राइस हो गए, अगर वो ऊपर जाएंगे तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर भी ऊपर जाएगा, डब्ल्यूपीआई भी ऊपर जाएगा। उसकी वजह से हमारा नॉमिनल वैल्यू जो है, नॉमिनल जीडीपी है, वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने नॉमिनल जीडीपी का पूरा वो कर लिया। द रिपोर्ट वॉन्ट्स इफ द नॉमिनल ग्रोथ स्लोज डाउन, तो वही मैंने आपको जैसे बताया, अगर नॉमिनल ग्रोथ स्लो हो गई तो जो टैक्स है, टैक्स कलेक्शन है, वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को बहुत केयरफुली अपना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा स्पेंड कर देगी और रेवेन्यू कमाएगा तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, कंसोलिडेट नहीं होगा, और फिर दोबारा वही गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बोरिंग करनी पड़ेगी मार्केट से, मार्केट का पैसा ख़त्म कर देगी, मार्केट का पैसा जितना है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में इतना पैसा ही नहीं होता, या इन्वेस्टर के पास जो गवर्नमेंट के बोरिंग का रिस्क होता है वो एब्जॉर्ब करने की पावर ही नहीं होती, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और अभी हो भी रहा है ऐसे। उसकी वजह से जो यील्ड है ना वो बहुत हाई जा रही है गवर्नमेंट की बॉन्ड्स की, लगभग 6.67 से 7 के अराउंड जा रही है। ठीक है, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है इनडायरेक्टली। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी की यहाँ बात हो गई, अब आगे चलते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पर वैसे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर नॉमिनल जीडीपी, मैं थोड़ा और बताऊँ इस पे, तो आज वीडियो की जो है ना लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, बता देते हैं। एक होता है डिनोमिनेटर इफेक्ट। ठीक है, डिनोमिनेटर इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी है, एन जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी है, अगर वो रिड्यूस होगी ना, इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। तो इनडायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट, जो हमारा डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है, अभी इसको ही थोड़ा फॉर्मूले के तरीके से देख लेते हैं। जो डेफिसिट रेशियो होता है, मतलब जो फिस्कल डेफिसिट होता है, डेफिसिट रेशियो होता है, वो क्या होता है इसमें, वो होता है टोटल बोरिंग अपॉन नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पर आती है नॉमिनल जीडीपी का खेल। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी। अभी हमने जो पढ़ा था यार फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टोटल एक्सपेंसेस
टोटल एक्सपेंडिचर टोटल माइनस टोटल रेवेन्यू, हमने ये पढ़ा था है ना, हम यही पढ़ते आ रहे हैं। उसमें एक्सक्लूड करना पड़ता है जो हमने नए लोन लिए हैं, न्यू लोन्स है ना, तो उसमें वो माइनस करना पड़ता है इसमें से ना, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, तो उसको यही फॉर्मूला है डायरेक्टली। जो टोटल हमारा डेफिसिट है वो असल में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू है। तो नॉर्मली ये क्या दिखा रहा है, ये वही दिखा रहा है कि टोटल बोरिंग कितनी करनी है, एक टोटल बोरिंग कितनी करनी है एक गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वही चीज़ दिखा रहा है। अभी इसको परसेंटेज में देखना पड़ता है, क्योंकि जो जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना हमारा, वो नॉमिनल जीडीपी पे होता है। ठीक है, तो फिर इसको, क्योंकि ये फिस्कल डेफिसिट नॉमिनल जीडीपी पे होता है, इसलिए हमें इसको अपॉन में लेके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जो आप वैल्यू देखते हो 4.2% ऐसे करके, तो वो नॉमिनल जीडीपी पे होता है, रियल जीडीपी पे नहीं होता। ठीक है, तो वो याद रखना कि ये जो बात नीचे वाली बात है ना, वो नॉमिनल जीडीपी वाली है। तो यही बोल रहा है, अगर वो ये गिर जाएगा, अगर ये गिर जाएगा तो हमारा जो अगर ये वैल्यू गिर गई तो क्या जो फिस्कल डेफिसिट रेशियो है वो नहीं बढ़ जाएगा? हाँ, वो बढ़ जाएगा ही, है ना। तो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, अगर नॉर्मल जीडीपी गिरती है नॉर्मली, तो एक गवर्नमेंट को फिस्कल कंसल्टेशन करने में बड़ी हार्ड होती है। वो ये यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है, मैं आपको बार बार बोल रहा था कि जीडीपी डिफ्लेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है ना, एक तरीके का इंडेक्स है। ठीक है, ये इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स मेज़र करता है इन्फ्लेशन को। ठीक है, ये मेज़र करता है इन्फ्लेशन, लेकिन ये इन्फ्लेशन कैसे मेज़र करता है, एंटायर इकोनॉमी की। इसकी मैं मैथ्स में नहीं जाऊँगा, इसको मैं ऊपर से बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि फिर यार थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, डिफ्लेशन नहीं डिफ्लेटर, वो एक इंडेक्स होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 100 ही होती है, और वो मेज़र करता है इन्फ्लेशन फॉर एंटायर इकोनॉमी। दूसरी ओर क्या होता है, एक सीपीआई भी होता है, वो भी इन्फ्लेशन पता लगाने के लिए काम आता है ना। तो लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है भाई, जो सीपीआई है ना, वो एक फूड बास्केट, बोले एक नॉर्मली गुड बास्केट ऑफ गुड्स पे, बास्केट ऑफ गुड्स की इन्फ्लेशन पता लगाता है। ठीक है, लेकिन जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, वो पूरी एंटायर इकोनॉमी के बारे में बात करता है। पूरे एंटायर इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उसमें जो भी प्राइस चेंज हुआ है, उसको ट्रैक करता रहता है ये, लेकिन सीपीआई ये ट्रैक नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा ब्रॉडर पिक्चर शो करता है। ठीक है, इनडायरेक्टली जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो एक तरीके का प्राइस टैग है, प्राइस टैग एडजस्टमेंट है। तो अगर मैं एक बार जीडीपी डिफ्लेटर है, और दूसरी ओर रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी का डाटा है, और जीडीपी डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर है, तो अगर मेरे पास ये दोनों मैट्रिक्स हैं, तो इससे मैं एक नॉमिनल जीडीपी को पता लगा सकता हूँ। नॉमिनल जीडीपी, तो यही फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी जो है रियल जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर होता है। ये कल फॉर्मूला था, लेकिन मैंने आज बता दिया। ठीक है, ऐसे जहाँ पर जो हमारी नॉमिनल जीडीपी होती है वो ये बताती है कि जो आज का प्रोडक्शन है वो कितना वर्थ में है, और ये बताती है कि कितना प्रोडक्शन असली में हुआ है, एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। तो आज का ये वाला पूरा हो गया। तो वही मैंने ये इसको बता दिया है कि सीपीआई क्या होता है और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो ये पूरी कंट्री के प्रोड्यूस को देखता रहता है, जिसमें रॉकेट्स के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, मशीन के बारे में, डैम्स के बारे में, सबका प्राइस मूवमेंट का ट्रैक करता है, प्राइस चेंज का मूवमेंट ट्रैक करता है। लेकिन ये क्या, सिर्फ फूड, रेंट, नेटफ्लिक्स, ये सब चीज़ों को ही, छोटी छोटी चीज़ों को ही, जो हाउस होल्ड वाली चीज़ होती है ना, हाउस होल्ड वाली, उनको ही ट्रैक करता है बस, है ना। इंक्लूड प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड आईफोन इफेक्ट्स द सीपीआई, और ये उस चीज़ को एक्सक्लूड करता है। इम्पोर्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, है ना, उनको हटा देता है। सिर्फ जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस है उसको ही, उस पर्टिकुलर इम्पोर्ट को ही, नहीं वैसे बात तो सही है। ठीक है, हाँ, तो इसमें इम्पोर्ट्स नहीं होते हैं, एक्सक्लूड इम्पोर्ट्स दैट आर नॉट प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। ठीक है, इसका स्कोप क्या है, क्योंकि सिर्फ एक बास्केट पे लिमिटेड है, और ये पूरी एंटायर इकोनॉमी को करता है। ठीक है, वो सेम चीज़ है, इसमें और आगे बात करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। दूसरा आता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, हमने भी बात करी थी। अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है, ये एसबीआई बोल रहा है फिस्कल डेफिसिट हमारा लगभग 4.2% ऑफ नॉमिनल जीडीपी होने वाला है। हमने इस बार का देखा था, वो कितना था, 4.4% ऑफ नॉमिनल जीडीपी हम बता रहे थे। ऐसा होना चाहिए कंसोलिडेटेड, ये वाले यूनियन बजट में ऐसा ही था। लेकिन अभी जो आने वाला यूनियन बजट है, एसबीआई के अकॉर्डिंग उनको लगता है कि 4.2 होगा। ठीक है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि लोअर परसेंटेज इंडिकेट करता है बेटर फाइनेंशियल हेल्थ, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस
टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू के अंदर दोनों टाइप के टैक्स आते हैं, टैक्सेस जो नॉर्मल टैक्स होते हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू आते हैं। जैसे आरबीआई ने डिविडेंड दे दिया 2.69 लाख करोड़ रुपीज़ का, है ना, तो वो क्या होगा, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। पीएसयू ने अपना डिविडेंड दे दिया गवर्नमेंट को, तो वो भी एक तरीके का नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो वो यही दर्शाता है द गैप बिटवीन द कितना गवर्नमेंट अर्न करती है और कितना गवर्नमेंट स्पेंड करती है, ठीक। तो ये एक चीज़ बता रहा है। तो नॉर्मली ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी के लिए, कि भाई मेरी जो जीडीपी, जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है वो कम ही रहना चाहिए, है ना, नॉर्मली कम रहना चाहिए, है ना। इससे क्या फ़ायदा होता है इकोनॉमी को या हमारी कंट्री को। तो अगर ऐसा होगा, अगर ये कम रहेगी, जैसे 4.2 ये बोल रहे हैं कम रहेगी, तो इससे फ़ायदा होगा कि पहला लोअर इन्फ्लेशन होगा, लोअर इन्फ्लेशन होगा। ये मैं आपको पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ, लोअर इन्फ्लेशन क्यों होगा, क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो गवर्नमेंट को कम बोरो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बोरो लेस, ठीक है। गवर्नमेंट कम बोरो करेगी तो ये नॉर्मल बोरो कहाँ से करती है, मार्केट से बोरो करती है, या बैंक से बोरो करती है, ठीक है। तो अगर मार्केट का पैसा या बैंक का पैसा ये बोरो कर लेगी, क्योंकि मैसिव बोरोइंग करती है, ठीक है, अगर ये बोरो कर लेगी तो जो हमारी और जो पर्टिकुलर प्राइसेस हैं, जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है, मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी। तो अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो गई तो तब क्या प्राइस स्टेबिलिटी रह पाएगी, प्राइसेस हाइकअप कर जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं है, तो प्राइस स्टेबल नहीं रहेंगे। तो अगर ये इन्फ्लेशन लो रहती है तो मार्केट जो गवर्नमेंट बोरिंग है वो कम रहेगी, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ी रहेगी और प्राइस स्टेबलाइज हो जाएंगे, ठीक है, स्टेबलाइज। दूसरा क्या है, दूसरा ये है चीपर लोन मिल पाएगा हमें, चीपर लोन फॉर अस में यहाँ पर कौन कौन आता है, इन्वेस्टर, कंपनीज, कॉरपोरेट्स आती हैं और हम खुद भी आते हैं ना, मतलब वी, ठीक है। तो सेम बात, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो कॉरपोरेट्स अपने बॉन्ड्स को इशू कर पाएंगे कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, और हम भी खरीद पाएंगे उनको, ठीक है। और हमें, क्योंकि बैंक के पास भी लिक्विडिटी मैनेज रहेगा, बैंक के पास भी पैसे ज़्यादा रहेगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम इसे लोन कम लेगा, क्योंकि हम उनके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ जाएंगे इसलिए, है ना। तो कस्टमर की डिमांड बढ़ने पे और पैसा ज़्यादा होने पे जो है लोन का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट वो अपने आप ही कम हो जाता है, तो हमें चीपर लोन मिलेंगे, सेम चीज़। थर्ड क्या है, अगर कोई गवर्नमेंट कम बोरिंग करती है, उनका फिस्कल कंसोलिडेशन रहता है, उनका फिस्कल डेफिसिट एक रेंज में रहता है, तो उससे क्या होता है, जो रेटिंग कंपनीज है ना, S&P हो गया, मूडी हो गया, ठीक है, या फिच हो गई, ठीक है, ये क्या है, ये गवर्नमेंट की रेटिंग को अच्छा कर देती हैं, तो सोवेनियर रेटिंग हमारी अच्छी हो जाती है। अगर सोवेनियर रेटिंग हमारी अच्छी हो जाती है ना, तो गवर्नमेंट जो है ना सस्ते दामों पे लोन ले पाएगी और कम लोन सर्विसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। देखो नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट का टारगेट क्या रहता है कि उसको जो है ना 3% से 3% से ऑफ जीडीपी 3% से कम रखना है अपना फिस्कल डेफिसिट कम रखना है। ये नॉर्मली गवर्नमेंट का टारगेट रहता है। अभी क्या है 4.2 चल रहा है, एसबीआई के 4.2 अगले यूनियन बजट में होने वाला है उनका एम 4.2 वाला, एसबीआई के अकॉर्डिंग। हम यही तो पढ़ रहे हैं अभी, एसबीआई ने 4.2 बोला है अगले यूनियन बजट के लिए जो आने वाला है, अभी 1 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। 4.2 बोला है। नॉर्मली गवर्नमेंट का जो टारगेट होता है वो 3% पे होता है ऑफ द जीडीपी, ठीक है, ये नॉर्मल रहता है। बट अभी गवर्नमेंट जो है ना ये जीडीपी वाले पार्ट को, फिस्कल डेफिसिट वाले पार्ट को हटा के एक नया मेथड अप्लाई करने वाले जिसको बोलते हैं डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। तो इस गोल पे ज़्यादा वर्क करेंगी हम। अब इस वाले यूनियन बजट में भी हमने यही टारगेट रखा था कि हम अपने जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है उसको 50% ऑफ जीडीपी कर देंगे, ठीक है, बाय 2031, ये याद रखना, ठीक है। फिर 20% करना, 50% करना है। अभी क्या 56 to 57% चल रहा है, इसको यहाँ तक घसीट के लेके आना है बाय 2031। तो ये हमारा असलियत में टारगेट है। और इससे मुझे एक बात और याद है कि अभी जो है ना आरबीआई ने एक स्टेट फाइनेंस वाली पूरी वो निकाली है ना, उनकी बुकलेट आई है, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है, पूरे स्टेट फाइनेंस के ऊपर बता रखा है, उनका एक्सपेंडिचर, उनका रेवेन्यू है ना, उसमें कहाँ स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा है, ऐसा करके उन्होंने बहुत अच्छा बता रखा है। तो मैं उस वीडियो को भी लेके आऊँगा, है ना। मैं अभी वो जो पर्टिकुलर बुकलेट है उसको पढ़ रहा हूँ, तो जब मैं एक बार पढ़ लूँगा, पूरा कंटेंट बना लूँगा ना, तो फिर हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है ना, कि स्टेट फाइनेंस कैसे करता है ना। अभी स्टेट का जो नॉर्मली चल रहा है ना, स्टेट का जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें 3.3 लगभग अभी उनका चल रहा है। गवर्नमेंट ने नॉर्मली 3 रहता है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने स्टेट्स के लिए क्या बोला है 3.5 तक रखो भाई तुम। 0.5% एक्स्ट्रा क्यों दिया है, क्योंकि पावर की वजह से,
पावर, क्योंकि जो पावर कंपनीज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती हैं, वो बहुत लॉस में रहती हैं, तो एक्स्ट्रा डेफिसिट का इसलिए दिया है 0.5%, तो 3.5 दिया है इनको स्टेट्स के लिए। ठीक है, टॉपिक से नहीं भटकते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यही फिजिकल डेफिसिट का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो पैकिंग इट टू 4.2% सिग्नल्स द कंटिन्यूड फिजिकल कंसोलिडेशन, द गवर्नमेंट इज स्लोली रिड्यूसिंग इट्स ओवर स्पेंडिंग फ्रॉम द पेंडेमिक हाई, जो कि 9% पे था, तो अभी स्टेबलाइज हो रही है हमारी इकोनॉमी, अच्छी बात है। तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया। अगला आता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट का बोरिंग। तो देखो, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है ना, दो तरीके से होती है। एक तो गवर्नमेंट स्पेंड करती है जिसको बोलते हैं कैपिटल स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर बोलते हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको कैपेक्स बोलते हैं, कैपेक्स। दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसको रिवेन्यू एक्स बोलते हो। ठीक है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही होती है ना, खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, रोड्स बनाती है, जो कि जो ना एक टर्म होती है मल्टीप्लायर इफेक्ट, फिस्कल मल्टीप्लायर क्रिएट करती है। फिस्कल मल्टीप्लायर क्रिएट होता था इससे। ठीक है, फिस्कल मल्टीप्लायर होता है अगर कोई गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही होती है। तो एक बार नीचे आके ये देख लेते हैं कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपेक्स में गवर्नमेंट ने 100 रुपये खर्च किए, ठीक है, तो वो जीडीपी में पता है कितना पार्ट करता है? 90 से 99 रुपये तक जीडीपी के अंदर पार्ट लेता है। लेकिन सॉरी, ये रेवेन्यू की बात थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जैसे सैलरी वाला हो गया, सैलरी देनी हो गई लोगों की, है ना, पेंशन वाली बात हो गई, पेंशन देनी हो गई लोगों की, है ना, हर मंथ पेंशन भी जाती है, सैलरी भी जाती है, तो वो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट ने वो 100 रुपये खर्च किया है, तो वो असल में जीडीपी में सिर्फ 90 से 99 रुपये ही काउंट होता है। लेकिन जो हमारा कैपिटल होता है, कैपेक्स होता है, अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपये किए ना, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 होता है। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर वो 250 रुपये से 300 रुपये वाला इफेक्ट क्रिएट करेगा जीडीपी के अंदर। तो यही फ़ायदा है अगर कोई गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही होती है, वजह है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो 12 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 10% प्लस है ना, प्लस हो जाएगा, हम ये सारी यूनियन बजट आने वाले की बात कर रहे हैं, यूनियन बजट और फाइनेंशियल ईयर 27 की बात कर रहे हैं। अगर मैं गलती से पीछे वाला बोल दूँ ना, तो वो नहीं है, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। एसबीआई प्रोजेक्शन कर रहा है डायरेक्टली। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़ रुपीज़ है, 10% इंक्रीज हो जाएगा। दिस रेफर्स टू द मनी स्पेंड ऑन क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक रोड, हमने अभी बात करी, और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये 10% इंक्रीज जो सजेस्ट कर रही है कि गवर्नमेंट जो है विल कंटिन्यू इट्स स्ट्रेटजी ऑफ स्पेंडिंग इट्स वे टू ग्रोथ यूजिंग द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। वो मैंने बता दिया कैसे होगी। दूसरी ओर जो बोरिंग कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट का बोरिंग कॉस्ट है, वो 6.8 से 7% तक बता रहा है। यही वो यील्ड की बात कर रहा है इनडायरेक्टली। यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट में जो ये बात है ना, ये यील्ड है इनडायरेक्टली। ये यील्ड किसकी है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट है, जो 6.8 और 7 देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो दिस इज द इंटरेस्ट रेट द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू पे ऑन द लोन इट टेक्स फ्रॉम द मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है ना एक दिक्कत चीज़ है, इतना पैसा गवर्नमेंट भर रही है, क्यों ये दिक्कत वाली चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर परसेंटेज है, बहुत गड़बड़ाई परसेंटेज है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा इसकी जो पर्टिकुलर बात है, मैंने कल वाले इसमें बता दी है। एक थोड़ा शॉर्ट में दूसरे एंगल से देखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पे कर रही है लगभग 7%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इतना पे कर रही है, तो प्राइवेट कंपनीज को कितना पे करना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनीज अगर अपना बॉन्ड इशू करेंगी, तो उनको कितना पे करना पड़ेगा? भाई उनको गवर्नमेंट से ज़्यादा करना पड़ेगा, 8 से 9%। ठीक है, तो हमें कितना, अगर हम होम लोन लेते हैं, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? जो बैंक हमसे लेंगी वो कितना लेंगी? वो और ज़्यादा लेंगी, 8.5 से 9.5%। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेफ हेवन माना जाता है। ठीक है, सेफ चीज़ मानी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट अपने ही बॉन्ड पे ज़्यादा यील्ड दे रही है, इसका मतलब कुछ परेशानी है, या तो गवर्नमेंट को ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना है ना, मार्केट प्राइस गिरा के, तभी वो 7% दे रही है, या गवर्नमेंट की फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, उसको बोरो करना पड़ रहा है ना, उसने अपनी ओवर स्पेंडिंग कर दी है।
तो ये मार्केट में थोड़ा गलत है, नेगेटिव चीज़ें शो करता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज़ को भी इम्पैक्ट होता है और जिसकी वजह से हमें भी इम्पैक्ट होता है। इनको भी बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और हमारे लिए भी बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस पर्टिकुलर परसेंटेज की वजह से क्या है, गवर्नमेंट को भी ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज़ क्या करेंगी, प्राइवेट कंपनीज़ जो है ना पे ही नहीं करेंगी, प्राइवेट कंपनीज़ जो है अब पैसा उठाना ही बंद कर देंगी। अगर प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ज़्यादा बोरिंग कॉस्ट है, अगर प्राइवेट कंपनीज़ पैसा उठाना बंद कर देंगी तो क्या है, इकोनॉमी कौन क्रिएट करेगा, फिर इकोनॉमी स्लैगिश हो जाएगी, ठीक है, ये एक परेशानी है। और जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है, ये परेशानी होती है ऐसे बड़े बड़े परसेंटेज दिखने की, ठीक है। इसके अलावा और आगे बात कर लेते हैं थोड़ी। देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, ग्रॉस मार्केट बोरिंग की। देखो ग्रॉस मार्केट बोरिंग और नेट मार्केट बोरिंग दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो फाइनेंस में ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं सही से कि ग्रॉस मार्केट बोरिंग की बात कर रहा है या नेट मार्केट बोरिंग की बात कर रहा है। तो ग्रॉस मार्केट बोरिंग क्या होती है, ये वो सारे के सारे न्यू लोन्स होते हैं या प्लस वो पैसा होता है जो ओल्ड लोन पे पे करना होता है गवर्नमेंट को, ओल्ड लोन्स पे पे करना होता है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस मार्केट बोरिंग। तो ये जो इन चीज़ों को सर्विस करने के लिए जो गवर्नमेंट पैसा उठाएगी उसको बोलते हैं ग्रॉस मार्केट बोरिंग। तो SBI एस्टिमेट क्या कर रहा है, आने वाले 5 साल के अंदर जो एस्टिमेट है कि वो गवर्नमेंट कितना पैसा उठाएगी, बहुत मैसिव है, 95.2 लाख करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट उठाने वाली है, विच इज़ अ मैसिव अमाउंट। तो वो सेम चीज़ है, अगर इतना पैसा उठाएगी और हमारे पास जो, तो इससे क्या परेशानी होगी, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं क्राउडिंग प्रॉब्लम, क्राउडिंग आउट हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट इतना इतना मैसिव अमाउंट मार्केट से उठा लेगी तो बैंक के पास और मार्केट के पास तो लिमिटेड अमाउंट है ना, लिमिटेड मनी है ना, ठीक है। और उसमें से सारे का सारा मनी कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, गवर्नमेंट एब्जॉर्ब कर लेगी बोरिंग करके। अगर गवर्नमेंट बोरो कर लेगी, हॉक कर लेगी सारा का सारा पैसा, तो कोई पैसा बचेगा नहीं किसके पास, किसके लिए, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए। प्राइवेट कंपनीज सफ़र करेंगी, उनके पास पैसा बचेगा ही नहीं कि वो पैसा उठा पाए मार्केट से, उसकी वजह से हमारी ग्रोथ सफ़र करेगी। सेम चीज़ ये है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, SBI हमें क्या, गवर्नमेंट को क्या सलाह दे रहा है इनडायरेक्टली, वो बोल रहा है कि मार्केट जो है ना अलोन नहीं है, अलोन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा इतना ज़्यादा डेप्ट को, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या है, कुछ अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ढूंढने पड़ेंगे, जैसे है स्मॉल सेविंग स्कीम, PPF और सुकन्या समृद्धि, टू फंड दिस डेफिसिट। और हमने कल ही, मेरे ख्याल से कल नहीं, परसों ये इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया था कि PPF और सुकन्या स्कीम में गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा उठा रही है यहाँ से या कम उठा रही है ना, जो कि हमने देखा था कि अपोजिट ट्रेंड आ रहा था, है ना। तो अगर आप ये न्यूज़पेपर को डेली पढ़ते रहोगे ना तो आपको कनेक्शन मिलता रहेगा कहाँ कहाँ से, है ना। तो एक कनेक्शन यहाँ भी बन गया, ठीक है। अब अगला बात करते हैं, अगला क्या है, टैक्सेशन ट्रेंड। देखो कोई हमारी जो इकोनॉमी है ना वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी। तो जनरली ट्रेंड क्या होता है डेवलपिंग इकोनॉमी में, डेवलपिंग इकोनॉमी में जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना वो ज़्यादा पे, कॉर्पोरेट जो है ना ज़्यादा टैक्स पे करती है एज़ कम्पेयर टू द पर्सनल, और जो इनकम टैक्स होता है जो हम पे करते हैं, ठीक है। वो ये जनरल स्लैब रहता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। लेकिन इंडिया में थोड़ा जो ना ये रिवर्सल है, उल्टा है। इंडिया में जो है ना पर्सनल या इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट टैक्स। तो हम अभी यही जस्टिफाई करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ये क्यों सही है हमारे लिए अभी के लिए, अभी के सिनेरियो में, ठीक है, अभी के सिनेरियो में। तो उसको एक बार जस्टिफाई करते हैं। देखो 2019 में गवर्नमेंट ने स्लैश कर दिया था टैक्सेस ऑन दिस कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि 30% था, उसको लगभग 22 से 25% पे लेके आ गई थी। इनको इतना परसेंट ही देना पड़ता था। तो इनका रीज़न क्या था कि इंडियन कंपनीज़ को ये फॉरेन, मतलब इंडियन कंपनीज़ को जो है ना कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते थे, ठीक है। या कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आया तो उनको भी कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि अगर इन कंपनी के पास ये जो पर्टिकुलर 5% का पैसा बचेगा तो वो किस में लगाएंगी, वो डेवलपमेंट में लगाएंगे ना, वो और फैक्ट्रीज बिल्ड करने में लगाएंगी और जॉब क्रिएट करने में लगाएंगे। इसलिए ये टैक्स स्लैश किया गया था। इसलिए ही इनकम टैक्स हमें ज़्यादा देना पड़ता है और कॉर्पोरेट्स को कम देना पड़ता है कि वो इकोनॉमी को बूस्ट करें, ठीक है। और क्या है, और बेटर कंप्लाइंस करें, वाइल द बेटर कंप्लाइंस एंड राइजिंग इनकम बूस्ट द पर्सनल टैक्स। और इन्होंने, क्योंकि अगर ये यहाँ पर टैक्स को कट करेंगी तो पैसा तो यहाँ से उठाएंगी, क्योंकि उठाना पड़ेगा, क्योंकि इनको रेवेन्यू जनरेट तो करना है अपना। और रेवेन्यू अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा अपने आप ही, और फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया तो बोरिंग बढ़ जाएगी, फिर वही दोबारा वीसी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो दोबारा स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है।
अभी क्यों क्यों ये जो है ना इनकम टैक्स ज़्यादा हो रहा है हमसे क्यों इतना पैसा लिया जा रहा है, हमारी सैलरी पे इतना हमें जोर क्यों दिया जा रहा है। उसके पीछे 2 रीज़न बोले इन्होंने कि क्योंकि अभी हमने इनकम टैक्स चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा पैसा अभी बचेगा पर्सनल लोगों पे, मतलब हम पे, पर्सनल इनकम पे। और जीएसटी भी कट किया है, जीएसटी रैशनलाइजेशन किया है ना, जो 4 स्लैब थे उसे 2 स्लैब में कन्वर्ट किया है, ठीक है, 5 और 18 वाले में। जिससे दोबारा पैसा वापस आएगा हमारे पास, है ना, मतलब पर्सन्स के पास, जिसकी वजह से हम दोबारा से इकोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे लिए इतना कुछ किया गया है, तो इसलिए ही इन्होंने इनकम टैक्स थोड़ा ज़्यादा कर दिया है हम पे, कि हम वो जो पर्टिकुलर लॉस है, इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वो हम बूस्ट कर पाएँ। और उतने ही मीन टाइम में ये कॉर्पोरेट जो है ना अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस क्रिएट कर पाए। फिर बाद में क्या पता हम पे थोड़ा ये टैक्स कम हो जाए, ठीक है, हम पे ये परसेंटेज कम होता हो दिखे। ऐसा हो या ना हो मुझे नहीं पता, वैसे मे बी हो ऐसा वैसे नहीं होगा, हमसे तो पैसा लिया जाएगा और लिया जाएगा। दूसरी ओर एसबीआई क्या बोल रहा है, अभी न्यू बेस आने वाला है, फरवरी 27 में रिलीज़ करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट एक न्यू जीडीपी सीरीज रिलीज़ करने वाली है, जिसका बेस ईयर वो चेंज करने वाले हैं 2022-23 में। और पहले अभी क्या था 2011-2012, ठीक है, इससे इसमें चेंज करने वाले हैं। इसके लिए कमेटी कौन सी बिठाई गई थी, गोल्डर विश्वनाथ गोल्डर कमेटी, ठीक है, जो इसको चेंज करेगी, ठीक है। और चेंज करेगी मतलब ऐसा नहीं कि नंबर चेंज कर देगी, ठीक है, आज ये नंबर था, आज ये चेंज कर, नहीं, मेथोडोलॉजी चेंज करेगी पूरा, है ना, मेथड्स चेंज करेगी उसके अंदर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मॉस्पी कैसे इस डेटा को चेंज करने वाली है, कैसे वो HSN नंबर को यूज़ करने वाली है, HSN, और कैसे वो सैक नंबर को यूज़ करने वाली है, कैसे वो डेल्टन मेथड, एक नया मेथड है, उसको यूज़ करने वाली है। हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पर्टिकुलर सीरीज़ पे हम पूरा बड़ा लंबा डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये पुराने वाले न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। तो क्यों अभी हम से मोटा मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। करेंटली जीडीपी इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर बेस ईयर, जो कि क्यों परेशानी आती थी, क्योंकि कुछ मैं दोबारा बताऊंगा कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि पहले कुछ बास्केट्स में जो अभी प्रोडक्ट बनता है वो नहीं था। तो जैसे यूपीआई हो गया, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ये पहले सॉफ्टवेयर के नाम पे दे दी जाती थी। अब इनके लिए अलग से बकेट बनाई जाएगी, जिससे ये पता चलेगा कि भाई हमारी जो यूपीआई है वो जीडीपी में कितना योगदान दे रही है ना, कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अलग अलग हम नई नई बास्केट्स बनाएंगे, और हम जो है ना सप्लाई लेवल पे देखेंगे कि सप्लाई लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं ना, ब्रॉडर बेस पे जाके देखेंगे, गैस वर्क को हटाएंगे, और एक मैथमेटिकल चीज़ों को हम देखेंगे सब कुछ, है ना। तो अभी ये चेंज होने वाला है, मूविंग द बेस। और इसलिए आरबीआई को बोला गया है कि अभी रेट कट मत करना, पहले फिगर्स को चेंज होने दो। जब फिगर्स चेंज हो जाए, ये जीडीपी आपकी अल्टर हो जाए और पूरा का पूरा नया नंबर आ जाए, फिर आपको घटाना है। अभी आने वाला है ना 4 से 6 में एमपीसी आने वाली है फैब में। तो अभी स्टांस यही है आरबीआई का कि वो नहीं चेंज करेगा, ठीक है, वो बेस रेट रेपो रेट को चेंज नहीं करेगा, लेकिन लिक्विडिटी डालेगा। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि लिक्विडिटी क्यों डालेगा, ये हमने पुराने न्यूज़पेपर में किया है, ठीक है। तो दिस मीन ऑल द परसेंटेज ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन लाइक दिस 4.2 डेफिसिट टारगेट जो है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट होंगे ओवर द नाइट, ठीक है, क्योंकि नया डिनोमिनेटर रिलीज होने वाला है, ठीक है। अगला है डेप्ट मैनेजमेंट। तो देखो, डेप्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है गवर्नमेंट के लिए, इस पर भी हम अच्छे से बात करेंगे। देखो, नॉर्मली अगर गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग करें, ऐसे बताएं या ठीक है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेप्ट है वो हम अभी जो हमने बोला था ना फिजिकल डेफिसिट 4.2, चलो एसबीआई के अकॉर्डिंग जो भी है 4.2 से हम कन्वर्ट, जो मेथड है इससे कन्वर्ट करने वाले हैं हम अपने आप को डेप्ट टू जीडीपी रेशियो में, जिसका हमारा टारगेट है 50% बाय 2031, ठीक है। तो ये बहुत क्रूशल है। ये क्रूशल क्यों है, ये 3 चीज़ों के लिए क्रूशल है, हम ये डिस्कस करेंगे। सोवेनियर रेटिंग के लिए क्रूशल है, और लोअर डेप्ट मींस कि रेटिंग अच्छी होगी और चीपर लोन्स होंगे। तो मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं आपको उसको सीधे बता दूंगा। देखो, अगर हमारा जो सोवेनियर रेटिंग अगर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है, लेकिन हमारी जो सोवेनियर रेटिंग है ना, अभी सोवरेन रेटिंग है, सोवेनियर रेटिंग जो है फिच के द्वारा, एसएनपी के द्वारा, मूडी के द्वारा, वो जो है ना जस्ट अबव जंक स्टेटस से है, इससे थोड़ा सा ही ऊपर है, बस जस्ट अबव द जंक स्टेटस, ठीक है। बी या ट्रिपल बी नेगेटिव, इस कैटेगरी में ही हम, है ना। तो इसका रीज़न क्या दिया गया है ये मूडी द्वारा, एसएनपी द्वारा, कि ये बोल रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट का हाई डेप्ट है, इसकी वजह से हम जो है आपकी सोवरेन रेटिंग को काट रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डेप्ट एक तरीके से
हमें प्रॉब्लम आती है बोरिंग करने में, है ना। हमें हमारे जो इंटरनेशनल बोरिंग होती है वो बहुत महंगी पड़ जाती है, उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत वो बढ़ जाती है। और अगर ये हम 50% वाला टारगेट बाय 2031 कर लेते हैं क्रैक, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारी जो ये जो रेटिंग है वो बढ़ जाएगी। अगर रेटिंग बढ़ गई तो एक सील ऑफ अप्रूवल मिल जाएगा, हमें सील ऑफ अप्रूवल बोलते हैं, वो मिल जाएगा कि यार हमारा जो मार्केट है बहुत सेफ है और स्टेबल है। तो ज़्यादा लोग आएंगे, पैसा देंगे, एफपीआईज एफडीआईज वो भी बढ़ेंगे, बढ़िया, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। पैसा, हमारी इकोनॉमी और तेज़ी से बढ़ेगी। दूसरी ओर बेटर रेटिंग तो मैंने बता दिया, चीपर लोन हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमें क्योंकि अगर बोरिंग अच्छी होगी, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत बेहतरीन होगी, तो हमें 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 भी पैसा अच्छे से मिलेगा, ठीक है। वही सेम चीज़ है, मतलब वही मैं सेम चीज़ रिपीट नहीं है, मैं मतलब सेम सेम चीज़ को मैं बार बार नहीं बताना चाहता ना। दूसरी ओर द स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है, द रिपोर्ट एडवाइज स्टेट टू स्टॉप जस्ट लुकिंग फॉर एनुअल, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया था ना, स्टेट फाइनेंस में क्या बोला था, 3.5% तक होना चाहिए नॉर्मली उनका डेफिसिट, वो गोल है हमारा, उससे कम होना चाहिए। वैसे तो 3 होना चाहिए, लेकिन 0.5% एक्स्ट्रा दिया है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक स्टेट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट रन कंपनीज हैं, वो थोड़ा लॉस क्रिएट करती हैं, है ना, उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा बफर दिया है, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि एसबीआई यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये लोग जो है ना, अपनी स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्सटर्नल जो हमारा डेप ये फिजिकल डेफिसिट है, इसको मेंटेन कर लेती है, ठीक है। ये मेंटेन कैसे कर लेती है, ये या तो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो पेमेंट होता है उसको डिले कर देती है, ठीक है, या लोन बोरोइंग करने लग जाती है। तो ऐसे करके वो बस एक फेक फेक फेकनेस क्रिएट हो जाती है, और हमारा एनुअल डेफिसिट पूरा हमें दिखता है कि यार इन्होंने जो है यहाँ पर 3 तक या 3.5 तक करके रखा। तो ये एक रियलिस्टिक ग्रोथ सिनेरियो नहीं दिखाता है ना। तो रियलिस्टिक ग्रोथ को बोला है कि तुम ऐसी चीज़ें मत करो और रियलिटी पे ज़्यादा वर्क करो इनडायरेक्टली, ठीक है। सेविंग एंड इंश्योरेंस रिफॉर्म, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लास्ट है, फिर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, फिर हमारा सिर्फ नॉर्मल न्यूज़ है। सेविंग एंड इंश्योरेंस रिफॉर्म क्या बोलता है, बैंक डिपॉजिट। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी प्रॉब्लम आ रही है, इसको बोलते हैं स्लैब वर्सेस कैपिटल गेन की। देखो जो एफडी होता है ना, एफडी पे कमाया गया पैसा या इंटरेस्ट जो एफडी पे कमाया जाता है, वो जो है एक पर्सन की इनकम में जुड़ जाता है, ठीक है। तो अगर इनकम में जुड़ जाता है और एफडी पे कमाया गया पैसा, और मान लो कोई पर्सन है जो हाई रिच पर्सन है, तो उसे और अच्छा अर्निंग कर रहा है इनकम की, तो उसे 30% देना पड़ता है इंटरेस्ट। तो एफडी पे कमाया गया पैसा, अगर वो इंटरेस्ट जो है वो इनकम में चला जाता है, जिसपे वो 30% देता है नॉर्मली। क्यों वो 30% दे, वजह है कि वो म्यूचुअल फंड में या मार्केट के अंदर जाए और पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर ले, और उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट कर ले, और फिर उसमें से 12% 12.5% पैसा दे दे। तो लोग यही करने की कोशिश करते हैं। तो यही बोल रहा है एसबीआई, ये बोल रहा है कि जो बैंक डिपॉजिट है, द रिपोर्ट सजेस्ट टैक्सिंग इंटरेस्ट ऑन द बैंक डिपॉजिट एट अ लोअर रेट सिमिलरली टू द कैपिटल गेन टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव। अभी क्या है, ये अनअट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा। जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि ये स्लैब प्रॉब्लम आ जाती है। ये इनकम की वजह से ये 30% लगभग इनको देना पड़ जाता है, जो हाई हाई जिनकी ज़्यादा इनकम है उन लोगों को। तो उन लोगों के लिए जो एफडी है बहुत गलत मीडियम बन जाती है। दूसरी ओर ये यहाँ पर चले जाते हैं। तो इससे क्या है, इससे क्या होता है, जो हमारा क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है ना, वो थोड़ा घटने लग जाता है, ठीक है। अभी हमने कल की न्यूज़ में पढ़ा था वो 53% है, अभी 47% को हमें टैप करना है, जो कि फॉरेन बैंक्स करने वाले थे, है ना, हमने कल ये पढ़ा था। तो यही है, जो बैंक डिपॉजिट है वो घट जाता है। तो ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि बैंक को ऐसा ही करना चाहिए कि ये जो 30% वाला जो नॉर्म है ना, इसको हटा दो, ये टैक्स स्लैब को ख़त्म कर दो, और तुम ऐसा करो, जो तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो 12% के अराउंड आप देते हो ना, आप लेते हो, मतलब आप पर्टिकुलर टैक्स लेते हो, आप वैसा ही कुछ सिस्टम क्रिएट कर दो बैंक के लिए। तो यहाँ पर भी ये कॉम्पिटेटिव बन जाएंगी हमारी एफडी, और बैंक के पास पैसा आएगा, तो वो लैंड करेंगे तो सस्ते दामों में भी लैंड कर सकती हैं, है ना। तो ये ऐसे करके फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ये सेविंग के ऊपर बात कर रहे हैं ऐसे। लॉक इन पीरियड दूसरा क्या है, देखो एक होती है इक्विटी लिंक, इसको बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड के अंदर होती है। यहाँ पर लॉक इन पीरियड से 3 साल का होता है। लेकिन जो हमारी एफडी होती है नॉर्मल, जो एफडी मतलब टैक्स सेविंग एफडी होती है, टैक्स सेविंग एफडी है, उसमें जो लॉक इन पीरियड होता है ना 5 साल का होता है। तो जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं ना,
जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनके पास पैसा भी बहुत अच्छा खासा होता है, वो जो ना 3 साल वाले पे जाते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि लॉक इन पीरियड की वजह से। तो एसबीआई इनको बोल रहा है और बैंक को भी सजेस्ट कर रहा है कि यार तुम जो ना ये जो 5 साल वाला है ना, उसको जो ना इसके बराबर ही कर दो 3 ईयर के अराउंड ही कर दो, तो यहाँ से भी हमें फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो ये रिफॉर्म्स भी करने की ज़रूरत है। बैंक डिपॉजिट में भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, लॉक इन पीरियड में भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। दूसरी ओर पेंशन में भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ईपीएफओ सिस्टम है और एक एनपीएस सिस्टम है। अभी तो और भी सिस्टम आ गए हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ इस पर बात करते हैं क्योंकि इनका जो कॉर्पस है बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो ईपीएफओ है वो क्या है, वो मैंडेटरी है एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, जो सैलरीड पर्सन है। लेकिन जो एनपीएस है उसमें ये तो आते ही हैं, प्लस अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी आता है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी आता है। तो ये क्या है, ये बहुत एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट कैसे है, इन दोनों में कोई इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं है, इन दोनों में नहीं है। होता क्या है, अगर मान लो कोई सैलरीड पर्सन है, सडनली वो सैलरीड पर्सन है, वो सडनली उसने अपनी जॉब छोड़ दी, वो एक फ्रीलांसर बन गया, तो अभी जो उसका पैसा जो ईपीएफओ में पड़ा था, अगर वो इसे एनपीएस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, इस पैसे को यहाँ पर लाने की कोशिश करेगा, तो बहुत दिमाग खराब हो जाएगा इस बंदे का, है ना, फ्रीलांसर का। क्योंकि इन दोनों में कोई टॉकिंग नहीं है, मतलब कोई इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है। तो यही बोल रहे हैं कि तुम जो ना इन दोनों में इंटरऑपरेबिलिटी लेके आओ कि जो बंदा है वो अपना पैसा को इजीली मूव कर पाए इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिफॉर्म करो, तो ये सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी हमारा मेन वाला पार्ट खत्म हो गया, एक और थोड़ा सा बचा है, इस पर थोड़ा और डिस्कशन और करेंगे, बाकी तो हमें सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो अभी क्या है, हाउ दिस इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर इज अडेप्टिंग टू द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो 2023 में आया था, ठीक है। तो ये आया था, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है अभी, है ना, सही से। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया है, ट्रांजिशन विंडो दी है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के 18 मंथ की दी है। तो इसमें क्या है, थोड़ा पढ़ते हैं फिर। जो डीपीडीपी एक्ट है, ये एक चेकलिस्ट नहीं है सिर्फ, ये बैंक को फोर्स कर रही है, ये इंश्योरर को फोर्स कर रही है, या फिनटेक कंपनीज को फोर्स कर रही है कि वो अपने यहाँ पर फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग करें, और वो कैसे अपना डाटा हैंडल करते हैं उसको भी रिस्ट्रक्चर करें। तो ये क्या है, एक सिस्टम लेवल शिफ्ट है, जहाँ पर पूरा आईटी डिपार्टमेंट आपका रिस्ट्रक्चर हो रहा है, मार्केटिंग टीम रिस्ट्रक्चर होगी, ठीक है, सब रिस्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। सिंपली कॉम्प्लाइंस, सिर्फ एक लॉयर को बैठा के जो भी तुम्हारी कंप्लाइंस पॉलिसी है उसको सही कर लो, उतने में काम नहीं चलेगा। आपको जो प्राइवेसी वाला पार्ट है, जो डीपीडीपी बताता है, उसको अपने कोर ऑपरेटिंग मॉडल के अंदर डालना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर, मतलब बैंक के अंदर, ठीक है, डालना पड़ेगा। तो इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन है, तो ये जो एक्ट है वो अभी फेज आउट रोल में है, ठीक है, रोल आउट हो चुका है ये, और इंडस्ट्री को टाइम दिया गया है कि 18 मंथ के अंदर पूरे का पूरा ट्रांजिशन खत्म कर लें, तो 18 मंथ की विंडो दी गई है। फुल एनफोर्समेंट जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मई 2027 तक हो जाएगा, अगर ये आज से सोच रहे हैं, ठीक है, ये इनका पर्सपेक्टिव है। तो एक्सपर्ट ने वार्न किया दैट द टाइमलाइन इज कंप्रेस, ये टाइमलाइन को बढ़ाया नहीं जाएगा, ये इतने में ही रहेगी, और हमें बैंक को बहुत कम रूम मिलेगा डिले करने का। तो भाई बैंक को इंस्टीट्यूशन को अभी से ही रेडी हो जाना है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो डीपीडीपी एक्ट है, इसमें क्या है कि डाटा कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, वो देख रहा है ये। तो हम यहाँ पर एक चीज़ बात करते हैं कि यहाँ पर जो इसमें दो चीज़ों में बट गया है पूरा का पूरा, जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, दो चीज़ों में बट गया है, एक आरबीआई और एक पीएमएलए, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, और डीपीडीपी एक्ट, ये दो चीज़ों में बट गया है हमारा पूरा। देखो, आरबीआई कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स बोलता है कि ये करो, डीपीडीपी कुछ अलग बोलता है। आरबीआई और पीएमएलए का जो पूरा का पूरा पर्पस है, वो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए पर्पस है। लेकिन जो डीपीडीपी एक्ट है, यहाँ पर क्या है, ये कस्टमर स्पेसिफिक हो रहा है, मतलब प्राइवेसी के ऊपर ज़्यादा बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही दोनों में अंतर है, जो आरबीआई बोल रहा है और जो डीपीडीपी एक्ट बोल रहा है, दोनों में यही चीज़ का अंतर है। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पर प्राइवेसी के ऊपर बात हो रही है। देखो, अगर कुछ भी होता है, ओल्ड रिजीम क्या थी, जो आरबीआई वाली रिजीम थी या पीएमएलए की रिजीम थी, वो क्या बोलती थी, देखो, अगर कोई बैंक में अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो पर्टिकुलर अटैक है ना, किसी भी बैंक को एकदम से आरबीआई को, या सर्टेन एक कंपनी है, मतलब एक पूरा इंस्टीट्यूट है, उसको रिपोर्ट करना था।
करना होता है, आरबीआई को रिपोर्ट करना होता है या सर्टेन को रिपोर्ट करना होता है नॉर्मली, कि ये जो पर्टिकुलर एजेंसी, ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स हैं या एजेंसीज हैं, ये कुछ एकदम रिस्पॉन्ड करें और जो मालवेयर स्प्रेड हो गया उसको स्टॉप करें। ये ओल्ड रिजीम में होता था कि अगर कोई साइबर अटैक हुआ तो इनको रिपोर्ट करो जल्दी से और ये एक्शन लेंगे जल्दी से। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, अगर बैंक पे कोई अटैक होता है तो प्राइवेसी वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया है, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं। यहाँ पर क्या होता है, अगर होता है तो ये बैंक को जो है ना कस्टमर को बताना पड़ेगा पहले। कस्टमर को बताना है कि भाई यार तुम्हारा ये पर्टिकुलर डाटा हो गया है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अपना पूरा डाटा यहाँ से डिलीट करा दो हमारे बैंक से, या कुछ भी इरेज और कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बैंक स्पेसिफिक, बैंक जो है कस्टमर स्पेसिफिक हो गया है, कस्टमर की प्राइवेसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि उनकी आइडेंटिटी रिलीज ना हो जाए, उनको भी अपने प्रोसेस में डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो पहले जो रिजीम था वो सिर्फ सर्टेन या आरबीआई तक ही सीमित था कि आरबीआई को उनको बताओ और ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करेंगे। यहाँ पर प्राइवेसी वाली बात आ गई, ठीक है। तो हम थोड़ा ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे आगे, अभी तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। तो ये जो पर्टिकुलर डीपीडीपी एक्ट है, कुछ बैंक्स ने इसको ले लिया है, जैसे येस बैंक हो गया, इसने क्या किया है, एक डेडिकेटेड ऑफिस क्रिएट कर दिए हैं, इसको बोल रहे हैं डाटा प्राइवेसी ऑफिस रेदर देन ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये आईटी डिपार्टमेंट को दे दी। ऐसा नहीं किया है, इन्होंने अलग से ही एक ऑफिस क्रिएट कर दिया है जहाँ पर ये अलग से ये सेम चीज़ को, साइबर अटैक्स को मैनेज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के साइबर अटैक को मैनेज करेंगे जो डीपीडीपी एक्ट बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ना कि यही सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आईटी डिपार्टमेंट को थमा देंगे, नहीं, इसमें पूरा अलग करेंगे। सेग्रीगेशन होगा, लॉजिकल सेग्रीगेशन और फिजिकल सेग्रीगेशन होगा। न्यू रोल आउट्स, न्यू रूल्स या न्यू रोल्स भी आएंगे, जिसमें एक डाटा प्राइवेसी ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा। इस पर्टिकुलर एक्ट में ये बोल रखा है कि मैंडेटरी है, ठीक है, करना पड़ेगा टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी। गैप असेसमेंट होंगे, अभी क्या करंट सिस्टम में कितने गैप्स हैं, क्या शॉर्टफॉल्स हैं, और न्यू रूल्स में वो कैसे तब्दील करेंगे या चेंज करेंगे, उसका असेसमेंट होगा। कंसेंट टूल बिल्ड किए जाएंगे, बिल्डिंग द डेटा मैकेनिज्म टू कैप्चर द क्लियर एंड स्पेसिफिक कंसेंट फ्रॉम द कस्टमर बिफोर कलेक्टिंग डाटा, और ट्रेनिंग एजुकेटिंग स्टाफ सो दे डू नॉट एक्सीडेंटली वायलेट प्राइवेसी नॉर्म्स, ठीक है। अभी बात बोल दी है, अभी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिस्टम लेवल पे शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। पहले क्या होता था, ये बैंक जो है ना डाटा लेक क्रिएट कर देते थे, मतलब जितना भी केवाईसी का डाटा है, सब कुछ जो पर्सनल डाटा है, सेल्स का डाटा है, वो सारा का सारा एक ही डाटा सेंटर के अंदर डाल देते थे, ठीक है। डाटा सेंटर में यहाँ पर सारा आ गया, तो क्या हो गया, अगर सब कुछ एक ही उसमें है तो मार्केट टीम भी इसको एक्सेस करेगी, इसी डाटाबेस को मार्केट टीम एक्सेस करेगी, इसी टीम को सेल्स टीम एक्सेस करेगी, इसी पर्टिकुलर डाटा को। तो इससे क्या है, ब्रीच होने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो ये डीपीडीपी एक्ट क्या बोल रहा है, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डाटा है ना, उसका अलग से ऑफिस क्रिएट करो जहाँ पर इन लोगों को, मार्केट वाले लोगों को या सेल्स वाले लोगों को इस पर्टिकुलर डाटाबेस के अंदर आने की इजाज़त ना हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर लीगल पर्सन ही या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए ही एक्सेस मिले, या अलग से एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मिले इनको, है ना, कॉमन एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो वो यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर बंदा ये वाली इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है तो इसको पहले एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी होगी, तभी इसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये अलग से पीडीओ ऑफिस बनाएंगे। तो यहाँ पर यही बोलना चाह रहा है कि पहले जो डाटा लेक्स क्रिएट कर देते थे, अभी उसको सेग्रीगेट करेंगे, या फिजिकली या लॉजिकली दोनों सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है, डाटा स्टोरेज को। और दूसरी ओर क्या है, कंसेंट वाली बात हो गई। कंसेंट देखो, एक कंसेंट स्विच बोर्ड बनाएंगे, कंसेंट स्विच बोर्ड, ठीक है, जहाँ पर कस्टमर को ये सारे के सारे राइट दिए जाएंगे। पहले क्या होता था कि एक आई एग्री वाला बटन होता था, आप उस पर एग्री करते थे, जो 50 पेज की चीज़ें होती थी वो आप एग्री कर लेते थे बिना देखे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, ये एक पूरा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, वहाँ पर अलग अलग टॉगल बटन होंगे, ठीक है, टॉगल बटन होंगे। अगर आपको भाई ट्रांजेक्शन अलर्ट चाहिए तो आप उसको टॉगल को ऑन कर दो, आपको मार्केटिंग कॉल्स नहीं चाहिए बैंक से तो आप उसको ऑफ कर दो। तो ऐसी चीज़ों का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। तो ये प्राइवेसी वाली बात हो गई या कंसेंट वाली बात हो गई, ठीक है। और जो भी आप अगले प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे, वो प्राइवेसी इनबिल्ट होनी चाहिए। जब आप कोडिंग स्टार्ट करोगे इस प्रोडक्ट की, तो वो प्राइवेसी उसमें पहले से ही इनबिल्ट होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को बोलने की कोशिश कर रहा है, और ट्रेनिंग दी जाएगी स्टाफ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ड्यूल रिपोर्टिंग चैलेंज था। देखो, ये डीपीडीपी एक्ट एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि पहले क्या होता था, पहले से वो सिर्फ आरबीआई को अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो पहले आरबीआई को बताओ, और सर्टेन जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसको इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, वो दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम को।
लेकिन जो नया रूल है, जो नया एक्ट है डीपीडीपी एक्ट, ये क्या है, ये प्राइवेसी को ज़्यादा वो करता है। तो इसमें सारा का सारा रिपोर्टिंग जो है ना आपको डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी देनी पड़ेगी और अफेक्टेड इंडिविजुअल जो इसमें अफेक्ट हुए हैं उनको भी देनी पड़ेगी। तो बैंक को एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलेटर्स को भी दे पाए जितनी रेगुलेटर को ज़रूरत है, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन दे पाए कस्टमर को जितनी कस्टमर को ज़रूरत है, एक्यूरेटली और क्विकली, विदाउट कॉन्ट्राडिक्टिंग देमसेल्फ। ठीक है, अब ये कॉन्ट्राडिक्टिंग देमसेल्फ क्या है, इसमें थोड़ा और डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, एक ऑपरेशनल ट्रैप क्रिएट हो जाता है, प्रॉब्लम है ऑपरेशनल ट्रैप क्रिएट हो जाता है। देखो अगर मान लो बैंक ने कोई पर्टिकुलर चीज़ डिटेक्ट करी, ठीक है, मान लो कि कुछ अटैक हो गया बैंक पे, डिटेक्शन ऑफ अटैक, डॉस अटैक हो गया, ठीक है, डॉस अटैक हो गया और वो हुआ 10 बजे, ठीक है, तो भाई पहले क्या था, आरबीआई को बताना होगा, सर्टेन को बताना होगा, 6 घंटे के अंदर बताना होता था, ठीक है, 6 घंटे के अंदर आपको बताना होगा इनको कि ये अटैक को पता लगा पाए और फिर रिमूव कर पाए। तो नॉर्मली क्या होता था, इतने टाइम में इनको बताना होता है, तो ऑपरेटिंग ट्रैप क्रिएट हो जाता था, बैंक को खुद को आइडिया नहीं होता था कि यार ये किस वजह से हुआ, ठीक है, असलियत में हुआ भी या नहीं हुआ, क्या कस्टमर का डाटा असलियत में लीक हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, क्या मैं फालतू में ही कस्टमर को तो नहीं बता रहा हूँ कि तुम्हारा डाटा लीक हो गया, असलियत में वो लीक हुआ ही नहीं हुआ हो, है ना। तो इससे क्या है, अगर इससे इससे एक पर्टिकुलर ट्रैप क्रिएट हो जाएगा कि यार अगर असलियत में ऐसा नहीं हुआ होता तो ये बैंक जो कस्टमर्स है ना, वो उनका जो भरोसा है बैंक पे वो कम हो जाता, रेपुटेशन डैमेज हो सकता था बैंक को। तो यही प्रॉब्लम है, अगर ये कस्टमर को भी बताएंगे और आरबीआई और सर्टेन को भी संग में बताएंगे, ठीक है, पहले बताने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि बैंक की उतने टाइम में अवेयर नहीं होता है कि यार हुआ क्या है उनके साथ, और सारी इन्फॉर्मेशन गलत गलत इन्फॉर्मेशन कस्टमर को भी दे दी और विदाउट कन्फर्मिंग आरबीआई से और सर्टेन से, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल गैप आ जाता था। एक स्कोप गैप आ जाता था कि स्कोप कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता था। देखो मान लो कि कोई हैकर ने आपकी बैंक की वेबसाइट को डाउन कर दिया, तो बैंक जो ना इन चीज़ों को डिस्क्रिमिनेटली नहीं देख पाता, इनको उसको पता ही नहीं चल पाता कि हुआ क्या। तो हर एक अटैक, नॉर्मली हर एक अटैक जो हर एक साइबर अटैक है ना, वो प्राइवेसी ब्रीच नहीं होता कि उसमें तुम कस्टमर को इनकॉर्पोरेट उनको डालो ही डालो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो सर जो नॉर्मल केस है, सर्टेन क्या बोलता है कि तुम हमें रिपोर्ट करो, अगर कुछ ऐसा कुछ भी अटैक होता है किस टाइप का भी, तुम हमें रिपोर्ट करो, रिपोर्ट इट, ठीक है, वो कैसा भी अटैक हो। डीपीडीपी क्या बोलता है, अगर कोई पर्सनल डाटा ब्रीच हुआ, अगर कोई पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं हुआ तो उसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है, छोड़ो। तो डीपीडीपी में यही एक दिक्कत है, डीपीडीपी बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करता है चीज़ों को, और स्कोप कन्फ्यूजन रहता है कि अब बैंक कन्फ्यूजन में क्या सेट करूँ या नहीं करूँ, डीपीडीपी अलग बोल रहा है सर्टेन और आरबीआई अलग बोल रहा है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो यही था वो चीज़, सेम चीज़, न्यू रूल अंडर डीपीडीपी, दे आल्सो हैव टू रिपोर्ट द प्राइवेसी ब्रीच टू द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड और द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो सर्टेन और नॉर्मली डेडलाइंस क्या रहती हैं, सर्टेन और आरबीआई को 6 घंटे के अंदर अंदर करना होता है आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, बोर्ड को 42 आवर्स के अंदर बताना होता है और कस्टमर को विदाउट डिले बताना होता है। तो यही एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप आगे पढ़ सकते हो, मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा। इसके अलावा जो डीपीडीपी है, डीपीडीपी एक्ट है, प्राइवेसी देता है, प्राइवेसी, ये प्राइवेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो इसमें क्या है, जो कस्टमर होता है ना उनको राइट मिल जाता है, राइट टू इरेजर और मैंडेटरी रिटेंशन, ठीक है। तो प्रॉब्लम ही ये क्रिएट कर रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जो डीपीडीपी है वो राइट टू इरेजर देता है कस्टमर को, कि कस्टमर ने बोला बैंक से भाई मेरा ये डाटा इरेज कर दो क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, मैं इस बैंक को छोड़ के जा चुका हूँ, ठीक है। मान लो कोई कस्टमर बैंक को छोड़ के जा चुका है, अब कस्टमर ने बोल दिया कि तुम ये डाटा डाटा डिलीट कर दो मेरा सारा, क्योंकि मैं राइट टू इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जो दूसरी जगह पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, और आरबीआई का जो रूल है वो बोलता है कि कुछ लीगली रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो बैंक को मेंटेन करनी पड़ती है 5 से 10 साल में। जो प्रिवेंशन एक्ट बोलता है वो बोलता है 5 से 10 साल तक, आरबीआई बोलता है एटलीस्ट 10 साल तक, ठीक है, करके रखो। क्यों? टू प्रिवेंट द फ्रॉड और टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है, इसको करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? सॉल्यूशन ये निकाला गया कि कंडीशनल इरेजर करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर कस्टमर ने बोला कि तुम मेरी सारी डिटेल उड़ा दो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा बिजनेस खत्म हो गया है ना, अब हम साथ में नहीं है, मैं दूसरे बैंक में हूँ, ठीक है। तो बैंक बोलेगा ठीक है मैं तुम्हारा सारा डाटा उड़ा दूंगा, लेकिन कौन सा डाटा उड़ाऊंगा? सिर्फ वो डाटा जो तुम्हारे लिए पर्सनल है, लेकिन
लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, वो चीज़ों को उड़ा दूंगा। लेकिन जो हमारे लिए रिक्वायर्ड और हमारे लिए मैंडेटरी डाटा है, आरबीआई ने बोला है, जैसे केवाईसी तुम्हारी रखनी पड़ेगी, तुम्हारे ट्रांजैक्शन लॉग रखने पड़ेंगे, तुम्हारे सारे लोन लॉग्स रखने पड़ेंगे, वो मैं तुम्हारे लॉग्स को लॉक करके रख लूँगा, ठीक है। लॉक करके मतलब क्या है, मैं उसको क्रिप्टो के थ्रू क्रिप्टोग्राफी के थ्रू लॉक करके एक कोल्ड स्टोरेज में रख लूँगा कि उसका एक्सेस किसी को ना हो। बैंक भी ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी को एक्सेस नहीं हो, सिर्फ लीगल ऑफिशियल्स को हो। तो ये बोला है, तो मैं तुम्हारा मैंडेटरी डाटा जो है अपने पास रख लूँगा, केवाईसी या ट्रांजैक्शन लॉग से उसके रख लूँगा, उसे लॉक कर लूँगा क्रिप्टो के थ्रू, और उसे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखूँगा कि कोई और यूज़ ना कर पाए तुम्हारा सारी चीज़ें, ठीक है। ये मैं करूँगा। लेकिन जो तुम जो पर्सनल डाटा की बात कर रहे हो, मार्केटिंग प्रेफरेंस तुम्हारी क्या है, तुम्हारी खुद की प्रोफाइल इन्फो क्या है, वो मैं एकदम डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पर उन्होंने कॉमन ग्राउंड ढूँढने की कोशिश करी, ठीक है। ये है फेज वाइज स्ट्रेटेजी जो है फॉर कंप्लाइंस, कैसे करने वाले हैं भाई। 18 मंथ का है पूरा। तो पहला जो है, मान लो 1 से 6 मंथ में ये डाटा मैपिंग करेंगे, ठीक है। और फिर लॉफुल पर्पसेस जो है वो क्लियरली डिफाइन करेंगे, है ना, कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करेंगे, है ना, और क्यों कलेक्ट करेंगे, वो सब चीज़ें, है ना। और थर्ड पार्टी अलाइनमेंट, जो हमारे वेंडर्स, जो बैंक के वेंडर्स होंगे, क्लाउड प्रोवाइडर्स होंगे, कॉल सेंटर्स होंगे, वो भी कंप्लाइंट हो इस पर्टिकुलर डीपीडीपी एक्ट के थ्रू, ठीक है। फेज़ 2 क्या बोलता है कि ऑटोमेटेड राइट मैनेजमेंट की, जो हमने बात करी थी ना पर्टिकुलर राइट की बारे में, कि बिल्ड सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली डिलीट और अपडेट डाटा, है ना, व्हेन द कस्टमर आस्क। तो हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे, हम ऑडिट रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, वो फेज़ 2 के अंदर करेंगे, जो कि बोल रहे हैं कि 7 से 12 मंथ के अंदर हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट स्टेज है, तो 13 से 18 मंथ के अंदर हो जाएगा। अरे वो थर्ड वाला नहीं किया क्या? ओके, थर्ड वाला फेज़ भी हम कंप्लीट पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसको कंप्लीटली एनफोर्स करने की कोशिश करेंगे, वो यही है, ठीक है। इसमें इंक्लूड नहीं किया मैंने, ठीक है। अब सब कुछ खत्म हो गया, वो आसान वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसको जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करेंगे। इंडिया रशिया ट्रेड पुश द रोड मैप टू 100 बिलियन बाय 2030। तो स्ट्रेटेजिक पुश है ऑफ इंडिया एंड रशिया, जो भी हमारी मीटिंग भी हुई थी, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, वो यहाँ पर भी आए थे इंडिया में, और वहाँ पर ये सब चीज़ें बात हुई थी कि हम 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक का ट्रेड करेंगे, बायलेटरल ट्रेड करेंगे, है ना। तो अभी पहले क्या था, रशिया जो है ना हमारा ऑयल इंपोर्टर था, मतलब ऑयल, वो रशिया एक्सपोर्टर था, हम इंपोर्टर थे। हम रशिया का ऑयल खरीदते थे, अभी भी खरीदते हैं, पर हमारी तब रिलेशनशिप जो है ना कमोडिटी बेस्ड थी, ठीक है, जो हमारी रिलेशनशिप थी। लेकिन अब हम उसको चेंज करना चाहते हैं, हम उसे एक ब्रॉडर इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो गोल हमारा यही है कि हम बायलैटरल ट्रेड को लगभग 100 बिलियन डॉलर तक बाय 2030 कर दें। जो करंट बेस लाइन अभी कितना चल रहा है, वो हमारा रिकॉर्ड हाई चल रहा है 68.7 बिलियन डॉलर अभी जो चल रहा है, इससे हम यहाँ तक जाना चाहते हैं। जो ये हमारा गैप बना हुआ है, अभी जो गैप बना हुआ है, लेकिन वो कैसे पूरा होगा, रफली अगर 30 बिलियन प्लस डॉलर हम दोनों ही लोग ट्रेड करें, तो अगले 4 साल में, तो ये टास्क हम पूरा कर सकते हैं, ये जो गोल है हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो द करंट ड्राइवर एंड एनर्जी डिपेंडेंट, तो अभी क्या है, हम सिर्फ एक कमोडिटी पे हेविली स्क्यूड है, ठीक है। हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं रशिया से बहुत ज़्यादा। फॉलोइंग जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, स्पेसिफिकली द कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड सब्सिक्वेंट सैंक्शन, इंडिया जो है बहुत ज़्यादा बड़ा बायर बन चुका है रशियन ऑयल का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो हमारी 100 बिलियन डॉलर वाली जो बात है, क्या सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से हो पाएगी कंप्लीट? नहीं, हमें और चीज़ भी डालनी पड़ेंगी, हमें और तरीके की भी पार्टनरशिपिंग करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिपिंग करनी पड़ेगी। तो सिर्फ सिर्फ ऑयल का वॉल्यूम ही कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक 1 लाख ट्रेड रिलेशनशिप है। अगर हमें अपनी ग्रोथ को असलियत में करना है, सस्टेन टू दिस 100 बिलियन डॉलर, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑयल पे नहीं और पर्टिकुलर चीज़ों पे भी रिलाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन क्या है बियॉन्ड ऑयल, हम अपनी ट्रेड बास्केट को डाइवर्सिफाई करेंगे। जो रशिया है वो भी ग्लोबल पावर हाउस है फर्टिलाइजर में, तो हम उनसे फर्टिलाइजर ट्रेड भी करेंगे, क्योंकि इंडिया के लिए फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। हम जो है ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फर्टिलाइजर के लिए, किस पे, रशिया पे भी डिपेंडेंट है, चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। चाइना से हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं 60 to 70%, ठीक है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, क्योंकि भाई जो वेस्टर्न कंपनीज हैं, रशियन मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा इन टेक्नोलॉजी में हाई है, ठीक है, इंजीनियरिंग में। हम उनसे उनका जैसे न्यूक्लियर वाला पावर, हम पूरा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, हम मतलब रशिया जो है इंडिया के अंदर आके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, है ना, क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा एडवांस है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, न्यूक्लियर पावर में। तो रशिया हमारी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ड्यू टू द सैंक्शंस
सप्लाई वैक्यूम क्रिएट हो गया है, ठीक है। और उसकी क्योंकि वेस्टर्न कंपनी, सॉरी मैंने बोल दिया कि वेस्टर्न कंपनीज़ के अंदर ज़्यादा वो है टेक्नोलॉजी, नहीं, यहाँ पर ये यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये बोलने की कोशिश कर रहा है जो वेस्टर्न कंपनीज़ हैं वो रशियन मार्केट से एग्जिट हो रही हैं, जिसकी वजह से सप्लाई वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है इंजीनियरिंग गुड्स में, मशीनरीज में और फूड प्रोडक्ट्स में। हम उस हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है, वो पॉइंट गलत है जो मैंने बोला। इसके अलावा हम एफटीए भी करने की कोशिश करेंगे। तो एफटीए जो पर्टिकुलर मेंशन किया गया है, हम जो ना ईयू जो लेट करता है रशिया, उसके साथ एफटीए करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर और कंट्रीज भी आती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम रिड्यूस कर पाएंगे कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी हडल्स और मेक द इंडियन गुड्स चीपर एंड मोर कम्पिटिटिव इन रशिया, ठीक है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डी डॉलराइजेशन, देखो क्योंकि रशिया को जो है ना ये स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और इंडिया और ब्रिक्स नेशन ये भी चाहते हैं कि हम जो है थोड़ा डी डॉलराइजेशन करें। वो सामने से बोलते नहीं है लेकिन चाहते हैं ऐसा ही है, ठीक है। हम खुद का एक अलग से पेमेंट मैकेनिज्म क्रिएट करें कि हमें डॉलर पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना होना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बोली भी जा रही है कि हम जो अभी तक ट्रेड डील करते हैं ना रशिया के साथ, वो नेशनल करेंसी में करते हैं, रुपी और रूबल में करते हैं, ठीक है। और ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि हम चाहते हैं, बाईपास करना चाहते हैं यूएस डॉलर को, यूएस पे डिपेंडेंसी कम हो जाए, है ना, यूएस डॉलर पे। और स्विफ्ट सिस्टम जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है, मतलब मैसेजिंग सिस्टम है डायरेक्टली, उस पर वो कम हो जाए, ठीक है। इट इंसुलेट इंडिया रशिया ट्रेड फ्रॉम वेस्टर्न सैंक्शंस एंड एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, ठीक है, एसोसिएटेड विद द डॉलर। और इट एंश्योर ट्रेड कैन कंटिन्यू अनइंटरप्टेड डिस्पाइट द जियोपॉलिटिकल टेंशन, ठीक है। अगला पॉलिटिकल विल, भाई ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल टारगेट नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल टारगेट भी है ना। क्योंकि अभी जस्ट व्लादिमीर पुतिन जी हमारे यहाँ पर आए थे ना, उन्होंने एक सक्सेसफुल विजिट लिया इधर, और वहाँ पर ये चीज़ बताई कि $100 बिलियन का टारगेट हम करने वाले हैं, और विच हैज़ अ हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल बैकिंग फ्रॉम मॉस्को एंड न्यू दिल्ली, ठीक है। करंट हमारा वॉल्यूम अभी यही है ट्रेड का, हम ये चाहते हैं। और वो सेम चीज़ जो है कि हम किस किस सेक्टर के अंदर टैप इन कर सकते हैं, फर्टिलाइजर के अंदर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर कर सकते हैं, और इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर कर सकते हैं इन रशिया, ठीक है। की एनेबलर कौन से, ऐसा करने में कौन हेल्प करेगा, एफटीए करने में हेल्प करेगा, और जो हम सेटलमेंट करेंगे नेशनल करेंसी में वो भी हमें सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। खत्म करते हैं। अगला, अभी इंडिया और ईयू का जो एफटीए है, जो टॉक्स है ना, वो कंक्लूड हो गई है। अब टॉक्स खत्म हो गई है, अब बस साइनिंग बाकी है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कंक्लूडेड, ऐसा नहीं कि साइनिंग हो गई, अभी साइनिंग नहीं हुई है, अभी सिर्फ टॉक्स कंप्लीट हुई है। जो इंडिया और ईयू की एफटीए होने वाली है ना, उसको बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, ठीक है, ऐसा उनको बोला जा रहा है। और जो ये हम इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन को हमने 18 साल के बाद अचीव किया है, ठीक है। तो एक बहुत बड़े मैराथन हमने जो 18 साल की लड़ी है, ऑन एंड ऑफ नेगोशिएशन करी है, जो फाइनली अब सक्सेसफुल हो गई है, कंक्लूड हो गई है इसकी टॉक्स फॉर द एफटीए, ठीक है। क्यों ये इसको बस ये मदर ऑफ डील बोला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर बहुत बड़ी, दो बड़ी इकोनॉमी यहाँ पर आके एक एफटीए क्रिएट करने वाली है, जिससे हमारा मार्केट भी खुल जाएगा इनके लिए, और इनका मार्केट भी खुल जाएगा हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, ठीक है। अ कंबाइंड मार्केट ऑफ 2 बिलियन पीपल रिप्रेजेंटिंग द 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, इतना बड़ा मार्केट टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ठीक है। हमने कल इस ईयू के ऊपर जो है ना ऑटो इंडस्ट्री की बात करी थी। तो अगर आपको ऑटो इंडस्ट्री का क्या क्या चल रहा है वो देखना है, वो समझना है, तो कल वाली वीडियो आप देख लेना, है ना। टॉक्स जो है इसकी 2007 में स्टार्ट हुई थी, फिर स्टॉल्ड हो गई थी 2013 में ड्यू टू सम डिसएग्रीमेंट, ठीक है, टैरिफ ऑन कार्स एंड वाइन्स एंड डाटा सिक्योरिटी की वजह से। बट अब दोबारा से रिज्यूम हुई, और फाइनली आज हमारी टॉक खत्म हो गई, डिप्लोमेटिक विक्ट्री हमें मिल गई, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर क्या है भाई, हम अपने आप को यूएस के 50% टैरिफ से शील्ड करना चाहते हैं, ठीक है, जो हम पे लग चुका है, और अगस्त में लगा था हम पे एडिशनल 25% भी, और 25% तो मैं नॉर्मल लगा था, ठीक है। फिर एडिशनल 25 लगा क्योंकि हम यूएस के साथ, सॉरी रशिया के साथ जो है ऑयल ट्रेड्स कर रहे थे ना, ऑयल ट्रेड्स कर रहे थे, इसलिए। तो ईयू जो है हमारे लिए क्वेश्चन की तरह वर्क करेगा, एक अल्टरनेटिव वेल्दी मार्केट की तरह वर्क करेगा, कि हमारे एक्सपोर्टर्स वहाँ पर फ़ायदा कमा सकें, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी स्ट्रांग होता है, फॉरेक्स रिजर्व भी स्ट्रांग होता है, और जितना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं फॉरेक्स रिजर्व उतना डाउन हो जाता है, ठीक है। तो द ईयू एफटीए सर्व एज अ वाइटल क्वेश्चन, ठीक है, टू ऑफसेट द लॉस फ्रॉम द यूएस ट्रेड वॉर। ट्रेड डायनेमिक्स, हु बाइज व्हाट, ठीक है। ये एक बैलेंस डील है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही सारा फायदा मिल रहा है, दोनों को ज़्यादा फायदा मिल रहा है। करंट वॉल्यूम क्या है, ईयू इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर गुड्स, लगभग ये $136 बिलियन का ट्रेड हिट किया है हमने, जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट था $75.85 बिलियन, जो कि मोस्टली लेबर इंटेंसिव सेक्टर में था, ठीक है, टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरीज, है ना, मशीनरीज, इनके ऊपर, ठीक है।
और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस गुड पे था, ठीक है। तो एफटीए में क्या होने वाला है, इन चीज़ों पे ही जो है ना ड्यूटी रिमूव होने वाली है, क्योंकि यूएस ने इन चीज़ों पे ही हम पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। तो जिसकी वजह से जो इंडिया के गुड्स है ना वो यूरोपियन मार्केट में सस्ते दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू द चाइनीज़ और वियतनामीज़ गुड्स, ठीक है। ये बहुत बड़े प्लेयर हैं उधर, ठीक है। ईयू का एक्सपोर्ट कितना है, 60.68, मोस्टली कैपिटल गुड्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रियल इनपुट्स। इंडिया नीड्स दीज फूल, क्योंकि हमें जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ की जो है ना टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा चाहिए हमें इनडायरेक्टली, है ना, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो अगर इंडिया में आके वो हमारे पास वो आईपी हमें मिल जाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मिल जाएगी, तो हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी कर पाएंगे फ्यूचर में, ना, और अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर पाएंगे, है ना। हम मेक इन इंडिया उसको भी एनहेंस कर पाएंगे। अगला द टाइमलाइन व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो हैंडशेक जो है वो हो चुका है, हाथ मिला दिया गया है। पर ये जो डील है ना ये ओवर द नाइट नहीं होगी, है ना, ये कल ही चेंज नहीं हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर धीरे धीरे प्रोसेस होगी, ठीक है। अभी तो कंक्लूजन ही अनाउंस हुआ है, ऑफिशियली आज अनाउंस हुआ है, ठीक है। बट इंडिया यू की जो समिट अभी जो हुई थी यहाँ पर अनाउंस किया गया, ठीक है। यहाँ पर ईसी प्रेसिडेंट उर्सुला और यूरोपियन प्रेसिडेंट जो है, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, ये आए थे, ठीक है। लीगल स्क्रबिंग क्या है, 5 से 6 मंथ लग जाएंगे भाई। लॉयर जो है दोनों साइड बैठेंगे, दोनों साइड के लॉयर बैठेंगे और वो ये कॉम्बिंग करेंगे पूरे टेक्स्ट की कि भाई तुमने कुछ लूप होल तो क्रिएट नहीं कर रखा है, अपनी ट्रांसलेशन एरर तो नहीं कर रखी है, तो वो चीज़ों को कॉम्बिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर इसको साइन करेंगे, है ना। तो दैट डील इज एक्सपेक्टेड टू कम इनटू फोर्स इन द अर्ली 2027, ठीक है। ब्रॉडर पार्ट क्या है भाई, ये हमारे लिए बहुत बड़ा विन है। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा विन है, और पहले भी हमने बहुत विन किया है। यूके के साथ हमने सीटा किया है ना, सीटा किया है, ठीक है। ओमान और न्यूजीलैंड के साथ भी हमने डील्स क्रैक करी हैं, और ईयू के साथ हमने बहुत ज़्यादा डील क्लोज करी है अभी जो क्लोज की है। तो हमारे लिए इंडायरेक्टली हेल्पफुल ही रहेगा, ठीक है। अगला है EU मेक्स अ क्लीन ब्रेक फ्रॉम US एनर्जी अ लीगल बाइंडिंग डिकपलिंग। तो EU जो है ना, EU भी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी या गैस के ऊपर गैस जो है ना गैस के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है फ्रॉम रशिया से गैस लेके आता है ना, ये इंपोर्ट कराता है EU। तो ये इसने कुछ एक पर्टिकुलर लीगल बाइंडिंग डिकपलिंग स्टार्ट कर दी है। एक तरीके का डाइवोर्स होने वाला है EU और रशिया के बीच में, लेकिन वो डाइवोर्स धीरे धीरे होगा, है ना, एकदम नहीं हो जाएगा, फेज वाइज डाइवोर्स होगा, ठीक है। तो EU मेंबर हैं, उन्होंने अपना फाइनल अप्रूवल दे दिया है टू द लॉ दैट मेक्स सीवियर एनर्जी टाइज with the Russian legal obligation. With the Russia a legal obligation. It's not just a political promise, ठीक है। तो क्या करना चाहता है, देखो अभी EU क्या है, जो रशिया वॉर करता रहता है यूक्रेन के साथ, और इनडायरेक्टली एक तरीके से ये बोलना चाह रहा है ये यहाँ पर EU कि हम जो है ना रशिया को फंडिंग नहीं करना चाहते अपने पैसों से, ठीक है। क्योंकि हम उनसे एनर्जी खरीदते हैं तो इनडायरेक्टली हम उनको फंड कर रहे हैं, फिर वो उससे जो है ना गोला बारूद खरीदते हैं, वेपन्स खरीदते हैं, और फिर लोगों को मार देते हैं यूक्रेन में। हम वो चीज़ें स्टॉप करना चाहते हैं। तो इसलिए जो हमारी जो डील हो रखी है ना, ये परचेसिंग डील, एनर्जी परचेसिंग डील है, हम इस पर रोक लगाना चाहते हैं। ये गोल है इस पर्टिकुलर लीगल बाइंडिंग डीकपलिंग का, ठीक है। तो दिस मूव कम्स नियरली 4 ईयर आफ्टर द 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर EU जो है स्लो बट डेलिबरेटली एनर्जी डीकपलिंग करना चाहता है अपने फॉर्मर टॉप सप्लायर से, जो कि है रशिया, ठीक है। आप फेज इमीडिएट एग्जिट नहीं करेगा, इमीडिएटली बैन नहीं करेगा, स्ट्रिक्टेड टाइमलाइन दी गई है, ठीक है। कैसे, और इतने टाइम में वो अल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढेगा, जैसे US हो गया, कतर हो गया, नॉर्वे हो गया। तो एंड ऑफ 2026 में क्या करने वाला है, सारे के सारे रशियन लिक्विफाइंग गैस LNG जो है, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, उसको स्टॉप कर देगा, उसका सारा इंपोर्ट। और सितंबर 30, 2027 तक सारे के सारे इंपोर्ट जो कि गैस पाइपलाइन के थ्रू आते हैं वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक सेफ्टी वॉल्व भी दिया गया है, एक स्मॉल फ्लेक्सिबिलिटी क्लॉज दिया गया है इसके अंदर, लीगल बाइंडिंग के अंदर, कि कंपनी अगर जो कंट्री है EU जो है वो स्ट्रगल करेगी टू फिल इट्स गैस स्टोरेज बिफोर विंटर, तो इस डेडलाइन को पुश बैक थोड़ा आगे खींचा जा सकता है November 1 of 2027 तक भी, उससे ज़्यादा आगे नहीं खींचा जाएगा, ठीक है। अपना ही सब कुछ कर लेते हैं ये लोग। द वोटिंग मैकेनिज्म, देखो इन्होंने नॉर्मली क्या होता है, जो EUs होती है ना, EU के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो उनके पास एक वीटो पावर होती है। जब भी आपको अगर एक बंदे ने भी मना कर दिया ना कोई पर्टिकुलर प्रोविजन को या कोई पर्टिकुलर क्लॉज को, तो वो पूरा का पूरा रद्द हो जाता है, खत्म हो जाती है, वो डिसीजन नहीं हो पाता फिर, है ना, पॉलिसी एनेक्ट नहीं हो पाती। तो EU में जो है आपको यूनानिमिटी चाहिए होती है, मतलब यूनानिमस होने चाहिए आप, ठीक है, सारे के सारे मेंबर को एग्री करना चाहिए। बट इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर जो है ना, इस पर्टिकुलर चीज़ को बाईपास कर दिया, री इन्फोर्स मेजोरिटी को
अपना लिया गया है, ना कि वीटो पावर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्यों किया गया, क्योंकि जो हंगरी है ना, वो हंगरी जो है ना सपोर्ट करता है मॉस्को को, बहुत टाई अप है उनका, ठीक है, उनके साथ क्लोज टाइज हैं। तो हंगरी जो है ना अपने वीटो को यूज़ करके इस पर्टिकुलर लीगल बाइंडिंग को खत्म कर सकता है, तो इसलिए इन्होंने रीइंफोर्स मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट अपना लिया। तो वोटेड अगेंस्ट द हंगरी एंड स्लोवाकिया, बोथ आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द रशियन एनर्जी, और उसमें वही एक लीगल चैलेंज को खत्म करने के लिए। लेकिन हंगरी क्या बोल रहा है, हंगरी ये पर्टिकुलर लॉ को चैलेंज करने वाला है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, सिग्नलिंग दिस द पॉलिटिकल फाइट इनसाइड द ईयू इज नॉट ओवर, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, इनकी खुद की सिविल वॉर चले जा रही है। अभी लास्ट टॉपिक है इंडिया 77 रिपब्लिक डे परेड, जो कल हुई थी हमारी 26 ऑफ जैन में, हमारा 77 हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट ने फ्लैग को अनफोल्ड किया था, ठीक है, फ्लैग होस्ट नहीं किया था, अनफोल्ड किया था, ठीक है। तो ये जॉइंट वॉरफेयर है। यहाँ पर हमने एक अपना मैं आज ही देख रहा था, आज मैंने वो देखा था कि यहाँ पर हमने एक नई फॉर्मेशन में अपने प्लेन्स, अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको उड़ाया था, जिसको बोला था सिंदूर फॉर्मेशन, है ना। तो उसमें सारे के सारे देखो 2 राफेल जेट थे, ठीक है, सुकोई भी था मेरे ख्याल से, और एक और था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें फिर हमने सारी मिसाइल्स भी लगा रखी थी, हमारी ब्रह्मोस भी लगी हुई थी, है ना, तो मीटियोर भी लगी हुई थी, तो बहुत जैगुआर भी लगी हुई थी, मतलब सब चीज़ें भी लगी हुई थी हमारी। तो हमने बहुत बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है अपनी, है ना, अपनी पावर का उधर। तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। द कोर थीम विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस एंड इनोवेशन। तो ये परेड वॉज नॉट जस्ट अ सेरेमोनियल मार्च, पर एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। अभी यहाँ पर EU के वो भी आए थे ना, उर्सुला और एंटोनियो कोस्टा, ये भी आए थे, ठीक है। तो द सेंट्रल नैरेटिव जो है वो कंबाइन करना चाहता है कल्चर हेरिटेज हमारा 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम विद द फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़। देखो एक कहावत है कि जो पीस है ना वो तभी आती है जब हमारी खुद की जो आर्टिलरीज होती हैं, हमारी खुद की जो लड़ने वाली पावर होती है ना, वॉर पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा हो, लोग हमसे डरेंगे और हमारे पास हम एक पीस मेंटेन हो के रहेगी, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक चीज़ है जिसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम अपनी वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और वो उसको हमने शो भी किया है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पीस को मेंटेन करने के लिए। द इवेंट हाईलाइट्स अ शिफ्ट इन इंडियाज मिलिट्री डॉक्ट्रिन फ्रॉम ट्रेडिशनल मैन पावर हैवी फॉर्मेशन टू टेक्नोलॉजी ड्रिवन अनमैन्ड वॉरफेयर। तो हमने बहुत सारे अनमैन्ड वॉरफेयर पे हम फोकस कर रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन बन रही है हमारी वॉरफेयर, ठीक है, हमारी मिलिट्री। तो क्या क्या किया एक बार देख लेते हैं। मिलिट्री स्पॉटलाइट क्या है, ऑपरेशन सिंदूर को एक बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया, उसकी फॉर्मेशन भी दिखाई है ना, और एक ऑपरेशन सिंदूर को एक मेजर रिसेंट मिलिट्री कैंपेन की तरह शो किया गया वहाँ पर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो हमारा ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, वो एक रिटालिटरी ट्रायल सर्विस ऑपरेशन था, जो कि मई 2025 में कंडक्ट किया गया था, और वो किसके अगेंस्ट किया गया था, जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये परेड में इस चीज़ को फीचर करने का मकसद ये था कि हम अपने आप को हम अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था राफेल फाइटर जेट्स को और एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल को भी शो किया गया था, ठीक है, ठीक है। द टेक लीप ऑटोनॉमस एंड हाइपरसोनिक सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर हमने अपने रोबोटाइजेशन ऑफ द इन्फेंट्री, ठीक है, वहाँ पर हमने अपने रोबोटिक डॉग्स को भी डिस्प्ले किया, ऑटोनॉमस म्यूल्स को भी डिस्प्ले किया। ये रोबोटिक डॉग्स क्या है, सर्वेलेंस के लिए यूज़ होते हैं। जो म्यूल्स हैं ये हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए यूज होते हैं ना, इन द हाई एल्टीट्यूड एरियाज विदाउट रिस्किंग द एनिमल और ह्यूमन लाइफ, ठीक है। DRDO ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल भी दिखाई शो करी है ना। तो वहाँ पर क्या है, ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है वो Mark 5 से ज़्यादा की स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है ना, और मिड फ्लाइट के अंदर, मतलब मिड फ्लाइट के अंदर अपनी चेंज कर सकती है डायरेक्शन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फीचर जो है ना एनिमी रेडार से बचाने के लिए हेल्प करता है, और ट्रैक भी नहीं कर पाता और इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसका क्या स्ट्रेटेजिक रोल है, सी डिनाइल वेपन है एक तरीके से, है ना, मतलब इंडियन ओशियन के अंदर हम अपनी डोमिनेंसी दिखाना चाहते हैं इससे, कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, अगर तुमने कुछ भी हमला किया तो हम तुम्हारी वॉरशिप उड़ा देंगे इससे। तो पावर का ही तो प्रदर्शन होता है वहाँ पर रिपब्लिक डे में अपनी पावर दिखा रहे होते हैं हम कितने पावरफुल हैं। एक वॉरफेयर पावर्स को दिखाते दिखाते इन्होंने डिप्लोमेटिक पावर मूव भी किया, ठीक है। यूरोपियन कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, वहाँ पर जो ड्यूल लीडरशिप थी ऑफ यूरोपियन यूनियन, उनको भी इन्वाइट किया, एंटोनियो कोस्टा को और उर्सुला को, ठीक है। तो क्यों मैटर करता है, वही हमारी जो EU की और इंडिया की जो FTA है उसको ज़्यादा पॉलिटिकली बैकिंग मिले, है ना, उसलिए वही सेम चीज़ है, ठीक है।
और यही सेम चीज़ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है हमारा 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। यहाँ पर हमने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया ऑफ द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। एंड दिस थीम टाइड टुगेदर द डाइवर्स ट्रैवलर्स from different states presenting a unified cultural nationalism along the projection of hard military power। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, है ना। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना क्योंकि वो भी ये सब चीज़ें कर पाए, है ना। तो ऐसी सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू।